चलिए, सभी को नमस्कार। ऐसे हाथ ठीक से करने से फ्रोजन शोल्डर नहीं होता है। और हाथ में मोबाइल रहता है तो वो भी छूट जाता है। हाँ जी, हाँ जी, चलें। चलिए, भैया व्यवस्था में से कोई देखे, मेरे पीछे रूम में कई सारे लोग हैं या कोई आवाज़ें हैं? इधर से रास्ता नहीं है, पीछे से, बैक से, बाहर से जाइए। हाँ जी, बच्चे जिनके हैं थोड़ा सा ध्यान रखें। एक जन कोई बच्चे संभाल ले, क्या सबको डिस्टरबेंस ना हो। हाँ जी, ब्रेक के पहले थोड़ी सी भूमिका बनाने की कोशिश की और मुख्य रूप से ये कह रहे हैं, बेटा भैया बाहर ले, भैया बाहर बाहर। कोई नहीं, कोई नहीं। हाँ, ड्राइंग क्लास भी चालू है, जिनको ड्राइंग क्लास में जाना है बढ़िया, वहाँ चिल कर सकते हैं, वहाँ चिल होता है। क्या हम लोग के टाइम में ये चिल नहीं होता था? हाँ जी, तो देखिए ब्रेक के पहले एक तो मेरे को लगता है कि जैसा कि कहा गया कि बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आप ही बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी में इन्हीं 7 दिनों में देख सकते हैं। मेरी ज़िंदगी में ट्रांसफॉर्मेशन हो या शिविर के दौरान किसी दूसरे की ज़िंदगी में घट रहा हो, उसका प्रभाव भी मेरे ऊपर आता है। शिविर के रूप में एक पार्ट ये है कि कंटेंट कैसे आपके सामने चलेगा, लेकिन शिविर के रूप में उस कंटेंट के साथ में किस तरह के रिफ्लेक्शंस आते हैं और किस तरह की शेयरिंग आती है, उससे भी बहुत एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट बनता है। और यहाँ तमाम लोग बैठे हैं जो ज़िंदगी के खूब बढ़िया एक्सपीरियंस लेके बैठे हैं, और आप तो जानते ही हो कि शिविर में जो लोग आते हैं वो तो अच्छे ही होते हैं। तो अच्छे लोगों से मिलने का भी एक प्लेटफॉर्म ये शिविर के रूप में होता है। ब्रेक के पहले जो मैंने बात कही, एक बड़ी कंडीशनिंग से बाहर निकलने के लिए मैंने कुछ बातें कही कि बेसिकली मानव जब गुफा में था तो वो किस धर्म का था, किस जाति का था, किस कंट्री का था, किस इज्म का था। ठीक हो गया? तो ऐसा थोड़ा सा पीछे जो लौट के देखने से हमको लगता है कि नहीं, ये पूरी नेचर की सर्वोत्तम कृति का नाम मानव है, और जब से मानव इस धरती पे है उस परंपरा में वहाँ से कुछ लोगों ने आगे देखने का काम किया। उसको हमने अलग अलग धर्म संप्रदाय के रूप में पहचाना, अलग अलग महापुरुषों के रूप में पहचाना, और उन्होंने हमको कोई रास्ता बताया कि देखो इस रास्ते पे चलने से हम बेहतर जी सकते हैं। इसलिए कोई भी धर्म पंथ हो, सभी में कुछ बातें मोटे रूप में साथ मिलेंगी,
अहिंसा मिलेगा, सबके साथ प्यार से जिएं, भाईचारा से जिएं, वगैरह वगैरह, नेचर के साथ ठीक से जिएं, बहुत सारी बातें कॉमन ही मिलेंगी। जैसे क्या फ़र्क है एक सिंपल ड्राइवर में, एक मैकेनिक में और एक इंजीनियर में? इंजीनियर भी ड्राइवर हो ही सकता है, मैकेनिक भी ड्राइवर हो सकता है, लेकिन मैकेनिक हो, ड्राइवर हो और मैकेनिक ना हो ऐसा हो ही सकता है। ड्राइवर हो, इंजीनियर ना हो ऐसा हो ही सकता है, लेकिन एक इंजीनियर है जो कि मैकेनिक भी है और ड्राइवर भी है। तीनों में क्या फ़र्क होगा? अभी हम जिंदगी के ड्राइवर हैं, मैकेनिक हैं कि इंजीनियर हैं? है कैसी स्थिति है हमारी? हम तो ड्राइवर भी कैसे हैं उसका हाल आप ही को पता है। तो इसका मतलब है कि ड्राइवर का एक लेवल का कॉन्फिडेंस है कि मैं कुछ फंक्शंस को जानता हूं और उनको ऑपरेट कर लेता हूं। मैकेनिक ड्राइवर के साथ प्लस कुछ और है कि छोटी मोटी खराबी आएगी तो उसको भी हैंडल कर लेगा। इंजीनियर है वो और बेहतर कैसे हो सकता है उस बारे में भी लगातार सोच ही सकता है। तो मैं सोचता हूं कि एक मानव के बारे हमको अलग अलग समय पे अलग अलग इन्फॉर्मेशन दी गई हैं, उन तमाम इन्फॉर्मेशन को लेके हम अपनी ज़िंदगी को बेहतर करने का प्रयास करते ही आए हैं। और आदिकाल में गुफा से लेके यहाँ तक हमने बहुत सारे चेंज किए हैं और बहुत सारी जगह में हमने कुछ बेहतर किया है। लेकिन इस बेहतर होने के बावजूद मंजिल पे पहुँच गए कि मंजिल अभी शेष है। मंजिल अभी शेष है, तो हम मंजिल को पा जाएं तो हम मंजिल को भी पहचानने की कोशिश करेंगे कि मंजिल किसको बोल रहे हैं, और फिर हमारी स्थिति कैसी है, और धीरे धीरे अपने सॉफ्टवेयर को अपडेट करेंगे। मैंने जो बातें आपसे कही वो इस अर्थ में कही कि आज यदि हम देखें कि चाहे हम अपने आप को जैन मानते हैं कि बौद्ध मानते हैं कि सिख मानते हैं कि हिंदू मानते हैं कि कोई भी मान्यताएं और कोई भी परंपराओं से हम लोग आए हुए लोग मानते हैं, लेकिन मैंने ये कहने की कोशिश की है कि हम सबके शरीर का डॉक्टर एक ही है और हम सब की भावनात्मक और मानसिक जो आवश्यकताएं हैं वो पूरी धरती के सभी लोगों की समान है। इसका मतलब है अलग अलग काल में अलग अलग लोगों ने इसी सच्चाई को देखने की कोशिश की है। उस समय की परिस्थितियों के अनुसार कहने वाले सुनने वाले के बीच की स्थिति में जो कुछ संयोग बन सका वो बना। कहीं दूर तक हम पहुँचे हैं और कुछ यात्रा अभी शेष है। इस यात्रा को हम पूरी कर सकें तो मूलतः हम मानव हैं। जब मानव बोलते हैं तो स्त्री और पुरुष दोनों ही उसमें शामिल हैं। मानव बोलते हैं तो कोई धर्म, कोई रंग, कोई एजुकेशन, कोई भी अंतर उसमें नहीं है, हम सभी मानव हैं। मानव हैं तो मानवता मेरा धर्म है या मानवता के साथ मैं जीना चाहता हूँ। उस मानवता को समझ सकें, क्लासरूम में ला सकें, ये एक अद्भुत घटना घटी है। और यदि क्लासरूम में ला सके तो नेचुरल है, फिर वो लॉजिकल भी होगा। क्लासरूम की चूँकि मर्यादा है, यहाँ हम मान्यताओं को नहीं पढ़ा सकते। तो इस संदर्भ में मैंने सुबह ये कहने की कोशिश की कि दो चीज़ें ध्रुव है। एक तरफ आदमी के पास समझने की ताकत असीम है, दूसरी तरफ ये पूरी सृष्टि किसी नियम के साथ है ही। हम समझें तो ठीक, माने तो ठीक, नहीं माने तो ठीक। नियम पे हमारे सोचने समझने का, मानने या मानने का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। प्रभाव पड़ता है तो किस पे पड़ता है? हम पे पड़ता है। हम सुखी दुखी होते हैं, है ना, हम प्यार करते हैं, हम युद्ध करते हैं, हम तमाम परेशानियों से गुजरते हैं। हम परेशानियों से गुजरना नहीं चाहते, इसलिए सच्चाई को, रियलिटी को जैसा है वैसा समझ पाएंगे तो वो स्थिर हो जाती है। जब तक वैसा नहीं समझ पाते हैं तब तक वो बदलती ही रहेगी। तो हमने काफ़ी सारी यात्रा की है। उस यात्रा के लिए हम तमाम महापुरुषों को धन्यवाद देते हैं, तमाम परंपराओं को धन्यवाद देते हैं जो हमको जंगल युग से निकाल कर इस कम से कम बात करने की स्थिति, हम सभी समाज के सभी वर्ग मिल के साथ में कोई बातचीत कर सकते हैं, इस जगह तक हम पहुँचे हैं। इसके लिए सबका धन्यवाद। तो मैंने एक लाइन में क्या कहा? एक लाइन में क्या कहा? कभी हमारे ताऊ जी आर्य समाजी हो गए तो हमारा पूरा परिवार ये कहने लगा कि हम आर्य समाजी हैं। उनके अलावा आर्य समाज का किसी को पूरे परिवार को नहीं मालूम। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम जिन भी धर्मों से हैं,
हम जिन भी धर्मों से हैं उसकी मूल पुस्तक हमारे घर में है क्या? मूल पुस्तक है तो कितनों ने पढ़ी? पढ़ी तो कितनों ने समझी? समझी तो कितने के आचरण में है? तो ऐसा सर्वे करके देखेंगे तो सारा मामला गोल हो जाता है। मैं केवल इतना ही कह रहा हूं कि अपनी मानसिक कंडीशनिंग से ऊपर उठ के सुन पाएं तो कंटेंट अलग तरीके से काम करेगा। एक लाइन मैंने इतनी कहने की कोशिश की। मानव में समझने की क्षमता ध्रुव है, ये प्रकृति नियमपूर्ण है। समझने की क्षमता का इस नियम के साथ मिलन हो जाए, इसका नाम ज्ञान है। बात पहुंच गई? इसको करने की कोशिश करेंगे। मेरे पीछे फिर कुछ शोर है ना? इधर सुनिश्चित करें कि इधर कोई, शायद बच्चे खेलते हैं, कोई बात नहीं, प्यार से। हाँ जी, ये कुछ बातें मैं शेयर कर रहा हूं ताकि हम सुन पाएं। सुनने का दूसरा मामला ऐसा है कि आदमी क्या है, बाय नेचर परोपकारी होता है। जब कोई अपने समझने लायक बात आती है तो उसको लगता है कि पहले बाजू वाला समझ ले। तो कृपया करके पति पत्नी शिविर में साथ नहीं बैठेंगे, क्योंकि वो एक दूसरे को कोनी मारते रहेंगे। देख, मैंने कहा था ना। तो आप स्वार्थी बनिए। शुद्ध रूप से जो कुछ कहा जा रहा है आपके लिए कहा जा रहा है। यहां ना राम भगवान की चर्चा है ना कृष्ण भगवान की चर्चा है, यहां के भगवान आप हैं। भगवान सुनने से इतना उदास हो गए? खुशी नहीं हो रही? यहां के भगवान आप हैं। जो कुछ कहा जाएगा सीधा सीधा आपके लिए कहा जाएगा, आपके बारे कहा जाएगा। दूसरी बात कि जब, एक तो मैंने कहा कि जब मेरे लिए कुछ कहा जा रहा है, मुझको समझना है और मुझको मेरी किस्मत लिखनी है। दोस्तों, ये बात हमने अलग अलग प्लेटफॉर्म पे सुनी है। क्या? मानव अपने भाग्य का निर्माता है और मानव, तमाम बड़ी बड़ी बातें हमने सुनी है। लेकिन वाकई में क्या व्यावहारिक रूप में मैं इस बात को फील कर सकता हूँ कि क्या मैं मेरा भाग्य लिखने की सामर्थ्य रखता हूँ? ऐसा कहा गया है। क्या मुझको ये भरोसा हो सकता है कि मैं मेरा भाग्य लिखने की सामर्थ्य लिख सकता हूँ? मैं मेरा भाग्य लिखने की सामर्थ्य रखता हूँ, इसलिए मानव के कर्म को इतना विशाल रूप में कहा गया। लेकिन उसका पहला स्टेप है कि हम प्योरली सुन पाएं। तो जब आप कोई चीज़ सुन रहे होते हैं तो आपके चित्त में कोई कन्फ्लिक्ट पहले से चल रहा होता है। तो मैं कुछ कहना शुरू करूँगा, आपको अपने पुराने दुख याद आ जाएंगे। किसी ने आपका अपमान किया था, किसी ने कोई झंझट हुआ था, जिंदगी को लेके कोई चल रहा है, तो मैं बोलता रहूँगा और आप अपने उस कन्फ्लिक्ट के साथ चलते रहेंगे और पता चलेगा कि आधा घंटे में कुछ नहीं सुन पाए और कुछ और ही चल रहा था। तो जो भी हम में से हर किसी के पास कोई भूतकाल की पीड़ाएं हो सकती हैं, कोई वर्तमान के विरोध हो सकते हैं, कोई भविष्य की चिंता हो सकती है, लेकिन जो कुछ भी ऐसा मटेरियल है जो मेरे सुनने में बाधा पैदा करता है, तो कृपया करके उससे बचने का एक छोटा उपाय मेरे पास है। कोई बड़ा उपाय आपके पास होगा, आप वो भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। कॉपी के बैक साइड में अपना वो झंझट लिख दीजिए और मन को समझा दीजिए, देख इसका इलाज वक्त होने पे आएगा, वक्त आने पे हो जाएगा, अभी इसकी चिंता मत करो। तो अभी उस बारे में ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। मेरा आपसे निवेदन इतना ही है कि हम बोर्ड के साथ साथ चल पाए। जो भी बोर्ड पे कंटेंट चल रहा है वो पहला 7 दिन में एक ही लाइन बोला जाएगा, एग्जिस्टेंस इज को एग्जिस्टेंस, है ना। अस्तित्व सह अस्तित्व है, जो कुछ है साथ साथ है, आपस में कोई रिलेशन है, उसका कोई पर्पस है। एक ही लाइन 7 दिन में बोली जाएगी। जो कुछ भी बोर्ड पे चल रहा है उसके साथ साथ हम चल पाए तो देखिए रिजल्ट कैसे आता है। लेकिन मैं भी जानता हूँ लगभग ये घटता है कि पहले शिविर में आपकी लिसनिंग हो सकता है 20% आएगी, 25% आएगी, है ना, और कुछ कम ज़्यादा होगी, लेकिन हम प्रयासपूर्वक इस लिसनिंग को बढ़ा सकते हैं। तो मैंने 3 बातें कही। एक बात मैंने कही कि मानव के पास में कल्पनाशीलता है और ये प्रकृति नियम पूर्ण है, डायरेक्टली समझा जा सकता है। जब मैं किसी बात को आपसे कह रहा हूँ तो आप उसको ओशो से कंपेयर नहीं करेंगे, आप उसको किसी और विचारक से कंपेयर नहीं करेंगे,
क्योंकि कंपेयर करने का अधिकार किसको है? जिसको दो विचारधाराओं पे समान अधिकार आ गया है। कंपेयर करने की कोई उपयोगिता हो सकती है कि किस विचारधारा में या किस तरह की बात में कौन सी चीज़ को कैसे हाईलाइट किया गया, उसका क्या फ़ायदा मिला, लेकिन अभी ना हमको इसका पूरा पता है और शायद जिससे कंपेयर कर रहे हैं वो भी थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा सुना है, वो भी बहुत गहरे में पता नहीं होता है। तो एक बड़ा सुनते समय एक बड़ा काम करता है, बड़ा काम चलता है कि जब मैं आपके कंडीशनिंग के अनुरूप कुछ कह रहा होता हूँ तो आपको लगता है कि अब ठीक बात हो रही है। जब उससे भिन्न कुछ बात होती है तो आप उसको या तो एक्सेप्ट नहीं कर पाते, कम से कम एक्सेप्ट करें। एक्सेप्ट करने के लिए तो कहा ही नहीं जा रहा है, लेकिन कम से कम विचार कर पाएँ और साथ साथ चल पाएँ। तो कितनी बातें हो गई? कितनी बातें हो गई? एक तो यह कहा कि सभी के पास कल्पनाशीलता है और अस्तित्व नियम पूर्ण है, इसलिए कोई भी थ्योरी ये अलग अलग नहीं है। जो कुछ भी ज्ञान के बारे में हमने आज तक सुना है ये उसी एक ज्ञान को, उसी समझ को, उसी रियलिटी को अलग अलग काल में अलग अलग लोगों के द्वारा कहने की कोशिश है ना। तो नियम पूर्ण है तो उसको समझा जा सकता है। एक और कोशिश है, उसको देखते हैं। जो कुछ सही है वो सही होता है। दूसरी बात ये कहने की कोशिश की गई कि हमारा चित्त अपने आप में, हमारे चित्त के अपनी कोई स्थिति हो सकती है, तो चित्त के जितने कन्फ्लिक्ट हैं उनको थोड़ा सा होल्ड पे रखा जाए। कॉपी में लिखने से वो आपकी कुछ मदद कर देंगे। तीसरा हो सकता है कि कोई भी थियरीज में तुलना नहीं करना है। ये जो हम दर्शन की तुलना करने जाते हैं, दो विचारों की तुलना करते जाते हैं, है ना, तो विचारों की आपस में तुलना अभी करने की ज़रूरत नहीं है। 7 दिन के बाद इस पे भी आपका थोड़ा अधिकार आ जाए, जिसके बारे में आप तुलना कर रहे हैं उस पर भी कुछ अधिकार आ जाए, फिर तुलना कर लेना। अभी तो कम से कम अपने साथ चला जाए। चौथा ये कहा जा रहा है, बहुत इम्पोर्टेंट, कि समझना स्वयं में होता है। समझना स्वयं में होता है और जीना परिवार में होता है। तो जो कुछ भी कहा जा रहा है सीधा सीधा आपके लिए कहा जा रहा है ना। मैं कोई कहीं से रेफरेंस लेके आऊँगा, है ना, सीधे सीधे आपके बारे कुछ कहूँगा और आप भी सीधे सीधे उसको अपने लिए सुनिए, आपकी परिस्थितियों में कैसे काम करता है, नहीं करता है ना, और जैसा होगा हम लोग उस पर बात करेंगे। तो समझना स्वयं में होता है, इसका ये भी मतलब है कि फिर हम थर्ड पर्सन में बात नहीं करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब शिविर चल रहा होगा, किसी मुद्दे पे हम कोई शेयरिंग करेंगे, आप तीसरे व्यक्ति की चर्चा नहीं करेंगे, सीधे सीधे अपनी ज़िंदगी में घटी घटनाओं की बात करेंगे। मान लें ऐसा हो जाए, मान ले वैसा हो जाए, ऐसी भी चर्चा नहीं करेंगे। अपनी ज़िंदगी में घटी घटनाओं को लेके ज़िंदगी फ्लोर पे लेके आएंगे तो चर्चाएं बहुत प्रासंगिक होंगी और निष्कर्ष बहुत व्यवहारिक होंगे। बात पहुँच रही है ना। हम थर्ड पर्सन में बात नहीं करेंगे। जो व्यक्ति यहाँ नहीं है उसकी बात नहीं करेंगे। मैं हूँ, आप हैं, हम सब हैं, हम सब मिलके सीधी सीधी कोई बात करेंगे। तो समझना स्वयं में होता है। हम परोपकारी भी नहीं बनेंगे। शिविर करते करते तीसरे चौथे दिन आप लिस्ट बनाना शुरू कर देते हैं कि अगले शिविर में किस किस को भेजना है। तो ऐसा भी नहीं करना है। आखिरी दिन तक होल्ड पे रखना है, अपने समझने का काम जारी कर रखना है। पत्नी पूछे तो कुछ बता देना, जब तक वो ना पूछे तो आप समझाना मत, या वाइस वर्सा। एक दूसरे के साथ, यहाँ हम दो मानव हैं, बिल्कुल इंडिपेंडेंटली साथ में चले। तो मुझको लगता है ये कुछ बातें मैंने कही जो सामान्यतः हमारे सुनने में बाधा पैदा होती है ना। ये भी कह दूं, इस पूरी बात को समझने के प्रोसेस में जो भी आपकी आस्थाएं हैं, जो भी आपकी मान्यताएं हैं, है ना, उन आस्थाओं मान्यताओं के साथ यहाँ कुछ नहीं कहा जाएगा। इसलिए आपके गुरुजी, हम सबके कोई गुरुजी होते हैं, गुरुजी बने रहें। पूजा पाठ पद्धतियाँ जैसी आप मानते हैं, करते हैं, वो करते रहें। जो कुछ भी हम मान रहे हैं, कर रहे हैं, उसी को समझ कर जिया जा सके। क्योंकि अक्सर इस पूरे प्रोसेस से गुजरने वाले लोगों का ये एक जनरल कमेंट आता है कि वो जिस भी विचारधारा से या जिस भी धारा से आ रहे होते हैं, कम से कम वो ये कह पाते हैं कि हम उसको अब और बेहतर समझ पा रहे हैं। तो मेरे को लगता है कि चीज़ों को समझने की ताकत हमारी बढ़ती है। तो चलिए, ये मैंने कुछ बातें कही कि हम सुन पाएं। आगे बढ़ते हैं।
तो थोड़ी सी चर्चा ये करते हैं, थोड़ी सी चर्चा ये करते हैं कि आखिर हम चाहते क्या हैं। हम चाहते क्या हैं, इधर देखेंगे कि हो क्या रहा है, और इस समझने के प्रोसेस में पता चलेगा कि क्यों हो रहा है। और फिर यह भी पता, अगले 7 दिन में फिर यह भी पता चलेगा कि कैसे ठीक होगा। हम चाहते क्या हैं, क्या हो रहा है, हम खड़े कहाँ पे हैं, जाना कहाँ चाहते हैं, क्यों नहीं जा पा रहे हैं, और कैसे जा पाएंगे, यहाँ तक की चर्चा हम लोग करने की कोशिश करेंगे। चलिए तो यात्रा शुरू करते हैं कि हम चाहते क्या हैं। बोलिए, हम क्या चाहते हैं? तो चाहत के रूप में, जैसे एक लाइन में कहें कि हमारी कुल समस्या क्या है, यदि सारी धरती के सारे मानव की समस्या को एक लाइन में, एक शब्द में कहा जाए, थोड़ा सा गहरे में जाके कहा जाए, जड़ में जाके कहा जाए, तो हम क्या बोलेंगे? तो मेरे को लगता है कि आप बताइए, ऐसा कहेंगे कि नहीं? मुझको लगता है कि हमारी एक ही समस्या है कि हमारे भाव में स्थिरता नहीं है। किसी मोमेंट में मुझको लगता है कि मैं सफल आदमी हूं, मैं अपने आप को सफल मानता हूं, तब तक मेरा दोस्त आ जाता है और दोस्त से बात करके मेरे को, मैं भी 2 लाख रुपए महीने कमा रहा हूं, लेकिन दोस्त 10 कमा रहा है। अब उसको देख के लगने लगता है कि मेरा तो कोई मतलब नहीं है जीने का। तो आधा घंटे पहले मुझको लग रहा था कि मैं सफल हूं, बढ़िया हूं, और आधा घंटे बाद ही लगने लगा नहीं नहीं, मैं सफल नहीं हूं। किसी मुहूर्त में मैं अपने आप को ठीक ठाक आदमी मानता हूं, और कोई क्षण में मुझको लगता है कि मुझको लो फील होता है, बोर लगता है, जिंदगी बेकार सी लगती है। तो ये भाव में उतार चढ़ाव बना ही रहता है। किसी व्यक्ति के बारे लगता है कि इसके बिना तो जी ही नहीं पाऊंगा, और उस व्यक्ति के साथ आपकी बड़ी आत्मीयता महसूस होती। अगले आधे घंटे में ऐसा भी हो सकता है कि सारी समस्या इसी के कारण है। कितने लोग सहमत हैं इन सब बातों से? तो हमारे पास किसी एक व्यक्ति के लिए ऐसा भाव नहीं है जो हमेशा स्थिर रहता है और एक साथ बने रहता है। कितने लोग सहमत हैं इस बात से? अपने खुद के लिए भी नहीं है। मेरे खुद के बारे, किसी एक आयाम में मेरे खुद के बारे एक स्टेबिलिटी हमेशा बनी रहे। कभी मैं अपने आप को सफल मानता हूँ, कभी असफल मानता हूँ, कभी होशियार मानता हूँ, कभी गलत मानता हूँ, कभी समझ गया मानता हूँ, कभी नहीं मानता हूँ, और कभी मैं तो मानता हूँ, लोग नहीं मानते हैं। लोग नहीं मानते हैं तो फिर मुझको भी खराब लगता है ना? तो क्या कहने की कोशिश की? कंपैरिजन शुरू कर देते हैं भाव का। कोई हम कंपेयर, किसी को पता भी नहीं है ना। ऐसे हमारे पाथ आईएएस एकेडमी रायपुर में है, तो बहुत सारे लोग हम आईएएस बनने के लिए कोशिश करते हैं, तो आप लोग बुरा मत मानना, है ना। तो बहुत सारे लोग, है ना, जब दिल्ली में हम दिल्ली एक बड़ी जगह है जहाँ पूरे देश भर से लोग आईएएस बनने आते हैं, और बन तो कुछ ही पाते हैं क्योंकि जगह ही 100 की होती है ना। तो लाल बत्ती की गाड़ी कुछ लोगों के लिए रोड से गुजरती है, कुछ लोगों की छाती से गुजर के जाती है। कुछ लोगों को लगता है सरकारी नौकरी मिल गई होती तो बस भाग्य के द्वार खुल गए होते, और जिनकी लग गई है उनको लगता है कि इसी से भाग्य के द्वार बंद हुए हैं। तो जिनको मिल गई, उनकी किसी को लगता है कि इसी लड़की से शादी हो जाती तो बस जिंदगी बन जाती, और कल कहता है बस सबसे बड़ी गलती यही है कि तुमसे शादी किया हूं। तो ये कितना फ्लक्चुएटिंग है।
अपने से ज़्यादा किसी पैसे पद वाले को फ़ोन लगाया, उसका फ़ोन नहीं उठा, तो क्या क्या ख्याल में आता है ना। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि सामने कोई घटना घटी ही नहीं है, केवल मेरी अपनी फ्लक्चुएशन किस लेवल की है और उससे मैं किस तरह से जूझ रहा होता हूँ, और इसका कोई प्रैक्टिकल सॉल्यूशन हमारे पास नहीं होता है। तो यदि आदमी की सारी परेशानियों को कहा जाए तो एक लाइन में क्या कहा जा सकता है? यदि आदमी की सारी परेशानियों को एक लाइन में कहें तो क्या बोल सकते हैं, है ना? उसके भाव में कोई स्थिरता नहीं है। तो एक चीज धरती के सभी मानव के लिए एक समान है कि धरती का हर मानव किसी भाव और विचार के साथ 24/7 बना ही रहता है। 24 घंटे, सातों दिन, सोते समय, जागते समय, ये भाव और विचार की धारा हमारे भीतर बहती ही रहती है। और कभी कभी तो ये इतनी उटपटांग है, इसलिए विचार शून्य होने की कोशिश भी बहुत लोगों ने की है। किसी ध्यान के माध्यम से ये विचार चुप हो जाए, क्योंकि ये मेरे भीतर जो विचार चलते हैं यही मेरी परेशानी का कारण है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यदि भाव में अभाव है, यदि भाव का अभाव है, और यदि अपने विचारों में कोई अंतर विरोध है, ये अंतर विरोध ही मेरे दुख का, ये अभाव ही मेरे दुख का कारण है। तो क्या लगता है, ईर्ष्या द्वेष भाव है कि नहीं है? ईर्ष्या द्वेष भाव है कि नहीं है? है? हाथ उठाइए, देखो। ईर्ष्या द्वेष भाव है कि स्नेह का अभाव है? इसको समझेंगे थोड़ा सा। मैंने केवल एक लाइन कही है, तो अभी जो चीज है नहीं उसको भी हम भाव मानते हैं, तो हैंडल तो कैसे कर पाएंगे, उसको अभी ठीक से समझते ही नहीं है। तो इसको थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन एक बात समझ में आई कि मेरे भीतर कोई अभाव की मानसिकता है, पैसे का अभाव है, संबंध का अभाव है, पद का अभाव है, अपनी पहचान का अभाव है, किसी भविष्य की चिंता है, या किसी के साथ में कन्फ्लिक्ट है। जो कुछ भी नेगेटिविटी कन्फ्लिक्ट मेरे पास है, इसी का नाम दुख है। और यदि मैं अपने आप में भावपूर्ण हूँ, यदि मैं अपने आप में भावपूर्ण हूँ और मेरे विचारों में कन्फ्लिक्ट होगा कि समाधान होगा? समाधान होगा। यदि मेरे विचारों में समाधान है तो इसी का नाम सुख है। देखिए, बात बड़ी कह रहे हैं, बात ये कह रहे हैं हम सभी अपने भाग्य के निर्माता हैं, हम सभी अपनी किस्मत लिख सकते हैं। किस्मत को लिखने की जगह कहाँ पे है, और वहाँ पे जो पहले से लिखा गया है उसमें क्या प्रॉब्लम है और उसको कैसे ठीक किया जा सकता है, उस पूरे सॉफ्टवेयर को आपके सामने खोलने की कोशिश है। खोलना आपको है, आपकी ज़िंदगी में कोई दूसरा नहीं लिख सकता, लिखना आपको ही है। तो इसका मतलब है कि जितना हम बोर्ड के साथ एक एक शब्द के साथ चल पाएंगे, उतना कनेक्टिविटी बन पाएगी और उतना हम चीज़ें चल पाएंगे। परिस्थितियां कैसे भी हों, मैं जान रहा हूं कि जब मैं ये सब बोल रहा हूं तो आपको लग रहा है कि मेरी परिवार की परिस्थितियां आप नहीं समझते हो। परिवार की परिस्थितियां कैसी हों, ये संसार की परिस्थितियां कैसी भी हों, हर आदमी के भीतर वो मादा है, हर आदमी के भीतर वो स्थिति है कि बाहर कुछ भी होता रहे वो उसको प्रभावित नहीं करेगा, वो ऐसी स्थिति को पा सकता है। ये संभव है। कम से कम कुछ एग्जाम्पल से मैं आपको कहने की कोशिश करता हूँ, और आपको भी ये बहुत सारे ऑब्जर्वेशन हैं हमारी ही अपनी ज़िंदगी में। ऑब्जर्वेशन हमको ही भरोसा दिला सकते हैं। यदि छोटा सा कोई चेंज ऐसे होता है तो कोई बड़ा चेंज भी हो सकता है। जैसे मैं कहूँ कि एक प्रिंसिपल 10 टीचर्स को बुला के एक समान डांटे, तो 10 एक समान दुखी होते हैं कि अलग अलग दुखी होते हैं? अलग अलग दुखी होते हैं। उसमें से एक इतना भी दुखी हो सकता है कि वो सुसाइड कर ले, और एक हंस के भी जा सकता है ये पागल हो गया। ऐसा हो सकता है कि नहीं? हो सकता है।
और 10 साल पहले हम किसी बात से जितना प्रभावित होते थे, आज उन चीजों से उतना प्रभावित नहीं होते हैं। ऐसे कितने लोग हाथ उठा सकते हैं? ऐसा सभी हमने अपनी जिंदगी में होते हुए देखा है। इसका मतलब प्रभावित होना, बाहर में जो नेगेटिविटी है, बाहर में जो नेगेटिविटी है, चाहे घर में है, चाहे समाज में है, चाहे देश में है, चाहे विश्व में है, अलग अलग लोगों के अलग अलग पॉइंट ऑफ कंसर्न होते हैं, लेकिन बाहर में जो भी नेगेटिविटी है वो मुझको कितनी प्रभावित करेगी और कितनी प्रभावित नहीं करेगी। कितने लोग चाहते हैं कि वो मुझको प्रभावित ना करे? चाहते हैं, है ना? लेकिन आपने कुछ तो किया है जो पिछले कुछ सालों में आपके कोई प्रभाव कम भी होते हुए दिखाई दिए हैं। इसका मतलब है इसको ऑब्जेक्टिवली हैंडल किया जा सकता है ना? इसको हमारा इम्यून सिस्टम बेहतर है। कोरोना काल में इम्यून सिस्टम की बहुत बात हुई, तो यदि हमारा इम्यूनिटी बेहतर है तो बाहर की नेगेटिविटी हमको प्रभावित नहीं करेगी। उसी तरह से यदि हमारे भीतर स्वयं के प्रति विश्वास है, यदि हमारे भीतर स्वयं के प्रति विश्वास है, हमारे भीतर स्वयं के प्रति विश्वास है, तो ये बाहर की चीजें, बाहर की नेगेटिविटी हमको प्रभावित नहीं करेगी। कैसे? एक थोड़ी चर्चा करते हैं और चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, अपना प्राइमरी स्कूल हम सबको याद है। प्राइमरी स्कूल में जब टीचर क्वेश्चन पूछती थी, प्राइमरी, मिडिल, और जिसको आंसर नहीं आता था वो क्या करता था? याद है क्या क्या किया था हमने? क्या करते थे? डेस्क के पीछे, सामने वाले की पीठ के नीचे अपना सर डाल देते थे ताकि टीचर मत देख ले। और कई बार तो मुझको बहुत अच्छे से याद है, वो घड़ी में 5 मिनट ऐसा लगता था जैसे आधे घंटा हो गया है। बस ये कैसे घंटी बजे और आज जान बच जाए। होमवर्क नहीं किया रहता था, कुछ भी ऐसा रहता था, ये सब होता था। अब बताइए, वो टीचर जिसने क्वेश्चन पूछा वो बच्चों के लिए अपॉर्चुनिटी है कि प्रॉब्लम है? अपॉर्चुनिटी। उनसे पूछ के देखो जिनको क्वेश्चन नहीं आता है, उनके लिए प्रॉब्लम। तो टीचर प्रॉब्लम है कि अपॉर्चुनिटी है? दोनों है। टीचर प्रॉब्लम भी है, टीचर अपॉर्चुनिटी भी है। एक ही आदमी दो कैसे हो सकता है? वो कुछ कह रहा है, माइक दो उसको, आगे माइक दो। देखो अपन तो क्या निकल गए उस दौर से, जो बेचारे गुजर रहे हैं उनसे पूछो। हाँ, पीछे पीछे अपना नाम बताओ, क्लास बताओ। अनय अग्रवाल, क्लास 5। क्लास 5। हाँ बोलो, टीचर प्रॉब्लम है कि अपॉर्चुनिटी? अब वो उसके ऊपर निर्भर करता है जो सुन रहा है। ठीक बात है। उसको अगर आता है तो अपॉर्चुनिटी, अगर नहीं आता है तो प्रॉब्लम। तो प्रॉब्लम और अपॉर्चुनिटी कौन है? टीचर है कि हम हैं? हम हैं। तो बताओ, आप समस्याओं से दुखी होते हो कि नहीं होते हो? हम सभी समस्याओं से दुखी होते हैं कि नहीं होते हैं? हाथ उठाओ। जब भी बोलूँगा हाथ उठाओ तो उठाना है, इससे कंधे एकदम ठीक रहेंगे। ठीक, देखो सारे लोग झूठ बोल रहे हैं। हम समस्या से परेशान होते हैं कि समाधान का ना होना हमारी पीड़ा है? पलट गए। दुनिया में कोई भी व्यक्ति समस्या से दुखी नहीं होता है। दुनिया में कोई भी व्यक्ति किसी भी समस्या से दुखी नहीं होता है। समाधान का ना होना उसकी पीड़ा है। यदि समाधान है तो क्या जिस बच्चे के पास आंसर है उसको क्या कहता है? मैडम, मैडम, है ना? क्योंकि उसको आंसर पता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? टीचर प्रॉब्लम है कि सॉल्यूशन है? दोनों ही नहीं है, क्योंकि प्रॉब्लम और सॉल्यूशन तो हमारा माइंडसेट है। वो बच्चा जिसके पास में आंसर है उसके लिए वो अपॉर्चुनिटी है, जिसके पास आंसर नहीं है उसके लिए वो क्वेश्चन अपने आप में प्रॉब्लम है। तो इसका मतलब मेरी प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम और अपॉर्चुनिटी मेरे माइंडसेट में है, मेरी स्थिति का नाम है। तो फिर टीचर क्या है?
टीचर एक घटना है, टीचर का क्वेश्चन पूछना एक घटना है, टीचर भी अपने आप में एक घटना है, जन्म होना एक घटना है, जवान होना एक घटना है, बूढ़ा होना एक घटना है, मृत्यु हो जाना एक घटना है, प्यार भी एक घटना है और युद्ध भी एक घटना है। और धीरे से पता चला हर मानव के लिए ये पूरी की पूरी सृष्टि और हमारी पूरी शरीर यात्रा घटनाओं की अनवरत श्रृंखला है। क्या है पूरी जिंदगी? पूरी जिंदगी घटनाओं की अनवरत श्रृंखला है। अनवरत मतलब जो कभी खत्म नहीं होती, नॉन स्टॉप। पूरी जिंदगी घटनाओं की अनवरत श्रृंखला है। मेरे भीतर भाव और विचार की बहती हुई धारा भी एक घटना है ना। सामने वाले का भाव और विचार भी एक घटना है। हेलो हेलो हेलो, ये भी एक घटना है। तो इसका मतलब क्या हुआ? तो टीचर क्या है? टीचर क्या है? जोर से बोलो। घटना। तो अब सास क्या है? बोले दुर्घटना। और बहू क्या है? सुपर घटना। पहले 20 साल पहले, मात्र 25 साल पहले बहू कांपते हुए आया करती थी कि सास कैसी होगी। आजकल बहू आती है तो सास कांप रही होती है कि बहू कैसी होगी। ये सत्ता पलट मात्र 25 साल में हो गया। तो काफी प्रोग्रेस है, काफी हम आशा की किरण है। तमाम सत्ताएं पलट रही हैं, है ना। माता पिता की सत्ता पलट गई, तमाम सत्ताएं पलट रही हैं, और तमाम जो कुछ भी सत्ताएं बाहर भी चल रही हैं उन पे भी कहीं ना कहीं सोच विचार की आवश्यकता है ही। तो दोस्तों, इससे एक बात पता चली, बात पता चली कि ये सृष्टि अपने आप में घटनाओं की अनवरत श्रृंखला है। मानव इस धरती पे नहीं भी हो, किसी ऐसे बृहस्पति पे मानव नहीं है, चांद पे मानव नहीं है, वहाँ भी घटनाएं घट रही कि नहीं घट रही? वहाँ भी घटनाएं घट रही। तो किसी भी प्लेनेट पे चाहे मानव है तो भी घटनाएं, वहाँ भौतिक रासायनिक घटनाएं घट रही हैं। और किसी प्लेनेट पे यदि मानव है तो वहाँ भाव रूप में भी कुछ घटनाएं घट रही हैं, कुछ भौतिक रासायनिक घटना घट रही है। इसलिए ये पूरी सृष्टि घटनाओं की अनवरत श्रृंखला है। कैमरे में और मानव में क्या फर्क है? कैमरा भी देखता है, मानव भी देखता है। कैमरे की देखने की कैपेसिटी मानव से कम है कि ज़्यादा है? ज़्यादा है। हमारी आंख से जितना दिखाई देता है, यदि किसी हाई पिक्सल और जो भी अच्छे कैमरेज हैं उनसे देखेंगे तो उससे ज़्यादा अच्छा दिखाई देता है। लेकिन कैमरा और मानव में अंतर क्या है? दोनों देखते हैं, तो दोनों में अंतर क्या है? कैमरे के सामने प्यार करो, हत्या करो, इससे कैमरे को कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन मानव को फर्क पड़ता है। इसका मतलब है कैमरा देखता है, रिकॉर्ड भी करता है, लेकिन समझने का काम मानव भी देखता है, रिकॉर्ड भी करता है, लेकिन उससे सुखी दुखी होने का काम मानव में ही होता है। इसका मतलब है कि सारी घटनाएं, जो कुछ भी घटनाएं घट रही हैं, मेरा सुखी दुखी होना उनके साथ जुड़ा हुआ रहता है। कुछ घटनाओं को मैं मेरे अनुकूल मानता हूं, कुछ घटनाओं को प्रतिकूल मानता हूं। इसलिए कुछ घटनाओं से मैं सुखी होता हूं, कुछ विशेष, कुछ घटना, कुछ अलग एक प्रकार की घटनाओं को घटे तो मैं खुश होता हूं, और दूसरे प्रकार की घटनाओं से मैं दुखी होता हूं। इसका क्या मतलब हुआ? एक ही आदमी क्या एक ही प्रकार की घटना से हमेशा खुश होगा? खुश नहीं होता है। इससे पता चला, जैसे मैं ही मेरी ज़िंदगी में कह सकता हूँ, कभी जॉब पाने के लिए हम दिल्ली में, मैं बेसिकली दिल्ली से बिलोंग करता हूँ, इंजीनियरिंग के बाद जॉब पाने के लिए कई कंपनीज में, उस समय बायोडेटा बोला करते थे, कई कंपनीज में जाके बायोडेटा छोड़ के आए। और मैं ही इस बात को कह सकता हूँ कि जॉब कैसे छूटे इस चिंता में 3 kg वेट लूज हुआ। तो इसका मतलब जॉब मिलना ज़िंदगी नहीं है, जॉब छूटना ज़िंदगी नहीं है।
शादी होना भी जिंदगी नहीं है और ना होना भी जिंदगी नहीं है, कुछ भी घटनाएं जिंदगी नहीं है। जिंदगी क्या है? जिंदगी क्या है? घटनाओं से मैं कैसे सुखी दुखी होता हूं, इसका नाम जिंदगी है। घटनाओं से मैं कैसे सुखी दुखी होता हूं, इसका नाम जिंदगी है। और मैं कैसे सुखी दुखी होता हूं, ये किस बात पे निर्भर है? मेरे भाव और विचार की क्वालिटी, मेरी समझ, मेरी समझ। इसका मतलब है मैं मेरी किस्मत लिख सकता हूं, मैं मेरा भाग्य लिख सकता हूं, यदि मेरे भाव और विचार की क्वालिटी ऐसी हो जाए कि वो किसी भी नेगेटिविटी से प्रभावित नहीं होती है और तमाम नेगेटिविटी को, प्रॉब्लम को सॉल्यूशन में ट्रांसलेट करने की योग्यता रखती है। भरोसा नहीं हो रहा है, भरोसा नहीं हो रहा है। क्या बोला? कोई बोल के बताओ, क्या बोला मैंने? क्या बोला? कोई रिपीट करेगा? कथा सुन रहे? कथा नहीं है, क्लासरूम है, कभी भी पूछ लूंगा। और लगातार देखिए, इसका मतलब यही है कि जैसे मैं फिर से रिपीट करना चाहता हूं, देखो पूरे जड़ संसार के इतने कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म को हम लॉजिकली अप्रोच कर पाए, तर्कपूर्वक उसको समझ पाए, दूसरे को समझाने का कॉन्फिडेंस आ गया, उसको प्रैक्टिस करने का अधिकार आ गया और हमने दुनिया को इतना सुविधा संपन्न बना डाला। ठीक है, बीच में ग्लोबल वार्मिंग फ्री है, वो अलग बात। लेकिन अब ये समझ में आता है कि जिंदगी पे भी हम वैसे ही क्लासरूम में बात कर सकते हैं, वैसे ही लॉजिकली अप्रोच कर सकते हैं। तो तर्क की ये ताकत है कि हर व्यक्ति में ये अधिकार आ गया कि मैं सब कुछ को समझ सकता हूं, ये तर्क ने वो अधिकार हमको दिया। तो तर्क को एक बार हमने जड़ संसार पे प्रयोग करके देखा है। अभी इस अनुसंधान के माध्यम से हम सृष्टि की वो सच्चाइयां जिसको हम एब्स्ट्रैक्ट बोलते हैं, जिसको हम सूक्ष्म बोलते हैं, है ना, उन सच्चाइयों को जो कि आंख से दिखती नहीं है, लेकिन हम उन तमाम सच्चाइयों को भी लॉजिक से, तर्क से अप्रोच कर सकते हैं, उसको समझ सकते हैं। इसलिए हम एक क्लासरूम मॉडल में बात कर रहे हैं। इसलिए जो कुछ भी मैं आपके सामने कह रहा हूं वो आप माने, ऐसा आपसे आग्रह नहीं है। हम चर्चा करते हुए आगे बढ़ेंगे। मैं फिर से रिपीट करता हूं, मैं फिर से रिपीट करता हूं। वो बेस हम पकड़ के रखेंगे तो उस बेस के ऊपर हम बिल्डअप करेंगे। फिर से रिपीट कर रहा हूं, हमारा सारा सुख दुख घटनाओं के कारण नहीं है, उन घटनाओं से मेरा भाव और विचार जैसा प्रभावित होता है उसके कारण है। कितने लोगों तक बात पहुंची है ना? जैसे मैंने कहा कि जैसे दिल्ली में ही एक केस सामने आया, एक कपल, एक हस्बैंड ने किसी दिन वाइफ से कहा कि आज मैं तुमको सरप्राइज गिफ्ट देना चाहता हूं, ये घटी घटना है। तो उसने पत्नी बहुत खुश हो गई। तो उसने कहा नहीं, थोड़ा सा गार्डन में चलेंगे। और दिल्ली में एक बढ़िया बुद्धा गार्डन है, काफ़ी बड़ा है। गार्डन में ले गया, उसको बोले आंख बंद करो। उसने आंख बंद करी, उसने एक्सीलरेटर की वायर खींच निकाला और गले में रख के खींच दिया। वही पत्नी जिसको आदमी ने स्वेच्छा से शादी किया होगा, कि लव मैरिज किया होगा, कि अरेंज मैरिज किया होगा, शादी के 2, 5 साल, 10 साल बाद कितना हुआ मेरे को नहीं मालूम, लेकिन उसी ने ही कोल्ड ब्लडेडली उसकी हत्या कर दी। तो उसने शादी की होगी तो क्यों की होगी? दुखी होने के लिए कि सुखी होने के लिए? और हत्या की तो क्यों की? दुखी होने के लिए कि दुख से बचने के लिए? तो इसका मतलब इतना ही है कि अच्छा, दूसरा कोई उसकी हत्या कर देता और उसको प्यार करता रहता तो क्या होता है ना, जिंदगी में तूफान आ जाता। इसका मतलब है घटनाएं हमारे सुख दुख का कारण नहीं है,
उस घटना को मैं कैसा, सामने आप सबकी गाड़ियां खड़ी हैं और दो लोग ऐसे आए हैं जिनकी आपस में नहीं बनती और गाड़ियों में आग लग गई, तो एक दोस्त बैठ के दूसरे की देख रहा है, बढ़िया हो गया इसकी जल गई, और बाद में पता चला कि उसके जिसको उसने चाबी दी थी उसने वहां उसी की गाड़ी पार्क की थी, तो जल उसकी रही थी। तो जब तक उसको लग रहा है दोस्त की जल रही तब तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, या मेरी पुरानी थी जल गई तो इंश्योरेंस मिलेगा, जल जाने दे, मैं ही जला देता हूं। तो ऐसे मैं कुछ कुछ एग्जाम्पल लेके ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि घटना से हम सुखी दुखी हो रहे कि मेरे माइंडसेट में मैं घटना को जैसा देखना चाहता था उससे मैं सुखी दुखी हो रहा हूं, है ना। तो मेरा माइंडसेट मेरे सुख दुख का कारण है, घटनाएं तो घटती ही रहेंगी, ये सृष्टि घटनाओं की अनवरत श्रृंखला है, ये मेरे रोकने से रुकेगा भी नहीं, और घटी हुई ये घटती हुई तमाम ये घटती हुई घटनाओं की धारा, इस पे मेरा अधिकार भी नहीं है, इसको मैं रोक भी नहीं सकता। शरीर एक दिन बूढ़ा होगा, शरीर एक दिन मरेगा, मेरे माँ बाप एक दिन संसार से जाएंगे, जिनको भी मैं बहुत प्यार करता हूँ इनके ऊपर कोई ना कोई कष्ट आएगा, क्या मैं इसको रोक सकता हूँ? रोक नहीं सकता। इसका मतलब घटनाओं को रोकने की ताकत मानव के पास है भी नहीं, लेकिन उन घटनाओं से सुखी होगा कि दुखी होगा, ये मेरी स्टेट ऑफ माइंड पे निर्भर करता है। और यदि मेरी स्टेट ऑफ माइंड में सॉल्यूशन होगा तो मैं एक दुर्घटना को एक सही घटना में भी कन्वर्ट कर सकता हूं, है ना। ये योग्यता भी मानव के पास है। तो मैंने एक बात ये कहने की कोशिश की कि कोई दूसरा व्यक्ति, अभी मेरे सुख दुख का कारण कौन है? अभी मेरे सुख दुख का कारण किसी दूसरे ने मेरे को कुछ ऐसा बोल दिया, उसने मेरी बात नहीं मानी, उसने मेरी चुगली कर दी, उसने मेरे को कुछ ऐसा कह दिया, उसने मेरे को इम्पोर्टेंस नहीं दिया। अभी मेरा सुख भी बाहर है और मेरा दुख भी बाहर है। तो मेरी जिंदगी का रिमोट मेरे हाथ में है कि दूसरे के हाथ में है? मेरी जिंदगी का रिमोट ही अभी मैंने दूसरे के हाथ में दे रखा है। जब मेरे भाव और विचार की वो क्वालिटी होती है जिसको स्वयं के प्रति विश्वास कहा जा रहा है, इसको थोड़ा समझ लेते हैं। जैसे बताइए, दो बातों में क्या अंतर है? गाड़ी चलाने के प्रति विश्वास और स्वयं के प्रति विश्वास, दोनों एक ही बात है कि अलग अलग बात? कितने लोगों को लगता है अलग अलग है? हाथ उठाइए। कितने लोग लगता है एक ही है? कितने लोगों को लगता है कंफ्यूजन ही है? जाओ। जैसे गाड़ी चलाने के प्रति विश्वास कैसे आया? गाड़ी को समझने से आया। क्लच, ब्रेक, एक्सीलरेटर, हैंडल, कब दबाना है, कब घुमाना है, कब क्या करना है। तो गाड़ी चलाने के प्रति कॉन्फिडेंस गाड़ी को समझने से आया, और स्वयं के प्रति कॉन्फिडेंस, स्वयं के प्रति विश्वास स्वयं को समझने से आएगा। इतनी बात तो ठीक हो गई, लॉजिकली इतना पहुंच गए। तो गाड़ी चलाने के प्रति विश्वास गाड़ी को समझने से आया, स्वयं के प्रति विश्वास स्वयं को समझने से आएगा। पक्का? पक्का। गाड़ी के बारे में तो पता था कि क्लच है, ब्रेक है, एक्सीलरेटर है, इसको ऐसे करो वैसे करो। स्वयं को कहां से पकड़ूं? स्वयं के बारे में कहां से करूं? स्वयं को कहां से पकड़ूं? है? बोलिए बोलिए, बोल दीजिए, मैं रिपीट कर दूंगा। माइक दीजिए। हाँ जी, कितने माइक हैं अपने पास? माइक वाले हाथ उठाइए। माइक जिनके पास हैं, 1 2 2 ही माइक है। हाँ जी। अध्यात्म में ऐसा है, संसार में 3 किस्म के दुख होते हैं और 7 किस्म के सुख होते हैं। उसकी कार्ड बता देता हूँ। 3 किस्म के दुख, स्वजन अपने दुख हैं, दरिद्रता अपना दुख है। रुक जाइए, अभी संदर्भ बदल जाएगा। अभी फ्लो में चलते हैं, समय आने से मैं लूंगा। क्या बात हो रही थी? हाँ, स्वयं। तो स्वयं को कैसे पकड़ें? तो स्वयं को पकड़ने का मतलब है कि भाव और विचार से हम स्वयं को पकड़ सकते हैं। तो एक बात ये समझ में आ गई कि स्वयं के प्रति विश्वास मतलब, स्वयं के प्रति विश्वास मतलब
स्वयं के प्रति विश्वास का मतलब है कि मेरे भाव और विचार हमेशा मेरे लिए सुखदायी हैं। मेरे भाव और विचार हमेशा मेरे लिए सुखदायी हैं। इसका मतलब है कि मुझको मेरे भाव और विचार की गाड़ी चलानी आती है। मुझको मेरे भाव और विचार की गाड़ी चलानी आती है, इसका मतलब हुआ कि सारी घटनाएं मेरे अनुसार घटेंगी नहीं, लेकिन मेरे पास एक योग्यता आ गई है। सुबह चर्चा हो रही थी ना कि हमारे पास जिंदगी में चाहनाएं हैं, अपेक्षाएं हैं, लेकिन उन अपेक्षाओं के अनुरूप योग्यता नहीं है। मैं ऑर्गेनिक फार्मिंग करना चाहता हूं, लेकिन मेरी उसकी योग्यता नहीं है, तो कितना भी चाहूं, कितना भी पैसा डुबो दूं, होने वाली नहीं है। तो काम की बात क्या निकली? काम की बात यह निकली, दूसरों की अयोग्यता से प्रभावित ना होना मेरी योग्यता है। पहली जगह यह बन गई। बाहर कुछ नेगेटिव होता रहेगा, लेकिन मैं अब दूसरे की अयोग्यता से प्रभावित नहीं होता, ये मेरी योग्यता है। और दूसरों की अयोग्यता से प्रभावित हो जाना ही मेरी अयोग्यता है। पहला सेंटेंस क्या हुआ? देखो, इसमें 4 सेंटेंस आएंगे। पहला सेंटेंस है कि दूसरों की अयोग्यता से प्रभावित ना होना मेरी योग्यता है। अभी मैं योग्य हूं कि अयोग्य हूं? क्योंकि मैं प्रभावित होता हूं, तो दूसरों की अयोग्यता से प्रभावित हो जाना मेरी अयोग्यता है, यह पता चला। इससे तीसरी स्थिति आई कि दूसरों की अयोग्यता को योग्यता में बदलने के मैं सामर्थ्य के साथ हो जाता हूं, यह तीसरी स्थिति है। तो 3 स्थितियां हैं, हम जांच के देख सकते हैं कि मैं कहां खड़ा हूं। तो दूसरों की अयोग्यता से प्रभावित हो जाना, और लगातार सुखी दुखी होते रहना, और लास्ट में क्या बोलेंगे? सुख दुख साथ साथ है, जीवन एक संघर्ष है, संसार माया है, कुछ समझ नहीं आया है। ये अंतिम ज्ञान है। ये सभी बुजुर्गों के पास होता है सामान्यतः, और इसलिए जवान उनसे दूर रहना चाहते हैं, क्योंकि उनको अभी ऐसा नहीं जीना। दूसरी स्थिति बनी कि मैं दूसरों की अयोग्यता से कम प्रभावित होता हूं या नहीं प्रभावित होता, और इसी को क्षमा भी कहा गया है। क्षमा का मतलब है अप्रभावित होना ही क्षमा है, अप्रभावित रहना ही क्षमा है। किसी ने कुछ कहा, और जैसे बुलेट प्रूफ जैकेट पहन रखी है, ऐसे हमने स्वयं के प्रति विश्वास की बुलेट प्रूफ जैकेट पहन रखी है। दूसरे का कुछ भी कहना हम तक पहुंचता ही नहीं है, नेगेटिव कहना हम तक पहुंचता ही नहीं है। पॉजिटिव से हम प्रभावित होते ही हैं। पॉजिटिव से प्रभावित होते हैं तो पॉजिटिव की ओर ही जाते हैं। नेगेटिव से प्रभावित हो जाते हैं तो थोड़ा सा अपने आप को रुकना पड़ता है, संभालना पड़ता है, और कभी संभाल भी पाते हैं, कभी नहीं संभाल पाते हैं। नहीं संभाल पाए तो डिप्रेशन में चले गए। तीसरी योग्यता आ गई कि मैं दूसरे की अयोग्यता को योग्यता में बदलने की सामर्थ्य रखता हूं, और आवश्यकता अनुसार एक दूसरे को सहयोग उपलब्ध कराता हूं। तो मेरे को लगता है कि जिस तरह से एक समय था जब हमको गाड़ी चलानी नहीं आती थी, एक समय आया फिर हमको ग्राउंड में गाड़ी चलानी आ गई, फिर भीड़ में भी गाड़ी चलानी आ गई, आजकल पहाड़ में भी चलाते हैं, और कैसी भी भीड़ हो हमको कभी डर ही नहीं लगता है कि गाड़ी कैसी चलेगी। तो हमको कार तो चलानी आ गई, लेकिन भाव और विचार की गाड़ी, ये भाव और विचार की गाड़ी हमको चलानी आ जाए। जिस तरह से कार चलाने का एक नियम है, उसी तरह से भाव और विचार की गाड़ी चलाने का भी एक नियम है। और भाव और विचार की गाड़ी चलानी आ गई तो अपनी किस्मत, अपना भाग्य अपने आप से लिख दिया। बस इतना ही काम है। क्योंकि घटनाएं मेरे अनुसार क्या होता है? घटनाएं तो घटनाएं हैं। ठंडी आएगी, गर्मी आएगी, बरसात आएगी, मौसम चेंज होगा तो कोई बीमारी आएगी, बीच बीच में कोरोना आएगा, है ना। समझ नहीं है तो भाई भाई का बंटवारा होगा, देशों में युद्ध होगा। ये अनवरत काम है। कुछ पॉजिटिव भी हो ही सकता है, लेकिन इसका मतलब है भाव और विचार। तो कितने लोगों को ये भरोसा हो गया इतनी चर्चा में कि घटनाएं मेरे सुख दुख का कारण नहीं है, मेरी स्टेट ऑफ माइंड,
है ना, मेरे भाव और विचार की स्थिति मेरे सुख दुख का कारण है और इसको बदला जा सकता है, इसको बदलने की आवश्यकता है। हाथ उठाइए, बढ़िया। कुछ कहना चाहते हैं तो बोलिए आप। कुछ कहना चाहते हैं? आगे बढ़ूं? चलिए आगे बढ़ूं, आगे बढ़ूं। कुछ कहना चाह रहे हैं? माइक पीछे। हाँ, एक बहुत छोटा सा इंसिडेंट है, मैं आपसे क्लियर करना चाह रही हूँ। एक बार मैं कहीं गई थी पौधों के एग्जीबिशन में, वहाँ पर एक काम करता हुआ माली जैसा लड़का था। उससे मैंने जनरली पूछ दिया खाद है क्या है? तो खाद थोड़ा माइक दूर करिए। हाँ, खाद आपके पास है क्या। हाँ, और मेरी बहन थी मेरे साथ में, उसने, वो बच्चा था और वो बोल दिया एक काम करो आप निकलो यहाँ से। अच्छा, तो मैं हंस के आ गई और आने के बाद मेरी बहन बोली आप उसको थप्पड़ क्यों नहीं मारे। तो उस टाइम मैं सही थी कि गलत थी? सही थी कि गलत थी, ये क्वेश्चन है। योग्य मतलब मेरे में योग्यता है कि उसके कारण मेरे विचार नहीं बदले या मुझे गुस्सा नहीं आया, तो ये अच्छा है या फिर मुझे उसे सुधारना था? देखो, प्रभावित नेगेटिवली हुए हैं तो कुछ सोचना ही होगा, और नेगेटिवली प्रभावित नहीं हुए हैं, पॉजिटिवली हैंडल किए हैं तो बहुत अच्छी ही बात है। तो मेरे को लगता है कि लेकिन अब आपके लिए सोचने की जगह तो बन गई कि हाँ ये घटना घटी और घटना में अभी हम घटना और मेरा सुखी दुखी होना दोनों के बीच में कोई गैप नहीं देखते हैं। कुछ भी घटना हुई, मैं तुम्हारे कारण दुखी हूं और सामने वाले के गले पे लटक गए। तो कुछ भी घटना घटी, कुछ भी घटना घटी और उस घटना के और मेरे बीच में एक गैप है कि मैंने उसको कैसे लिया, उस समय मेरे भाव और विचार में क्या चला। वो जो मेरे भाव और विचार में चलता है ये कोई मेरी चीज है जिसको मैं हैंडल कर सकता हूं। सामने वाले ने क्या कहा वो तो उसकी चॉइस है, लेकिन अब मैं क्या करूंगा ये मेरी चॉइस है। तो यहां हम कुछ काम कर सकते हैं। देखिए, फिर से भरोसा दिलाता हूं, फिर से भरोसा दिलाता हूं। यदि एक सिविल इंजीनियरिंग करके हमको ये कॉन्फिडेंस आता है कि हम बढ़िया बिल्डिंग प्रोड्यूस कर सकते हैं, आता है कि नहीं आता है ना? एक फैशन डिजाइन का कोर्स करके हमको ये कॉन्फिडेंस आता है कि हम बढ़िया एक ड्रेस डिजाइन कर सकते हैं। तो क्या इस तरह के कोर्स की जरूरत नहीं है जिसको करके हमको ये भरोसा हो जाए कि मैं बढ़िया भाव और विचार डिजाइन कर सकता हूं? ये उतनी ही आवश्यकता है और ये उतना ही सरल काम है और ये उतना ही संभव काम है। इसको देखने की कोशिश करेंगे। तो इतनी चर्चा में हम यहाँ पे आए कि अभी हमको मशीन के साथ जीने का विश्वास आया है कि मानव के साथ जीने का विश्वास आया? अभी हमको मशीन के साथ जीने का विश्वास आया है, क्योंकि मशीन को हम क्लासरूम में पढ़ा पाए हैं, मानव को हम क्लासरूम में नहीं पढ़ा पाए। तो यहाँ हमको मानव के साथ जीने का विश्वास आ जाए तो सबसे पहले स्वयं के साथ जीने का विश्वास आ जाए। तो काम की बात ये निकली, स्वयं को समझने का मतलब खुद को समझना है। धीरे धीरे उसको एक्सप्लोर करेंगे। लेकिन यदि स्वयं के प्रति विश्वास आ गया तो ये मानव कैसा होगा? ये समस्याओं के साथ होगा कि समाधान के साथ होगा? ये समाधान के साथ होगा। तो शिकायत के साथ होगा कि शिकायत से मुक्त होगा? ऐसा मानव शिकायत मुक्त मानव होता है। अभी देखिए अपनी ज़िंदगी को, अपने आसपास की ज़िंदगियों को, उम्र बढ़ने के साथ साथ हमारी शिकायतें बढ़ती हुई दिखाई देती हैं कि घटती हुई दिखाई देती हैं। यदि उम्र बढ़ने के साथ साथ लोगों के प्रति, समाज के प्रति, देश के प्रति हमारी शिकायतें बढ़ती हुई दिखाई देती हैं तो हमारी ज़िंदगी लॉस में है कि प्रॉफिट में है? तो इससे हमारी एक क्लैरिटी बनी। यदि स्वयं के प्रति विश्वास आने का एक ही मतलब है कि मैं जानता हूं कि मेरे भाव और विचार कैसे सुखदायी होंगे और मैं अपने भाव और विचार को सुखदायी बनाए रखता हूं, नेगेटिविटी से प्रभावित नहीं होता हूं, नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी से प्रभावित करता हूं और अपने आसपास के माहौल को हारमोनियस बनाए रखता हूं, सुखद बनाए रखता हूं, इसका नाम स्वयं के प्रति विश्वास। यदि स्वयं के प्रति विश्वास आ गया तो इसका मैनिफेस्टेशन या इसकी अभिव्यक्ति संबंध के प्रति विश्वास के रूप में आती है। कितने लोग को ये ध्यान में आ गया कि यदि स्वयं के प्रति विश्वास में आदमी स्टेबल होगा तो संबंध के प्रति विश्वास में स्टेबिलिटी आ ही जाएगी? कौन इसको बोल के बता सकता है? कितने लोगों को लगता आएगी? आपको लगता है नहीं आएगी? आएगी। बोल के बताओ कैसे आएगी? मैं आपके प्रति
माइक। क्वेश्चन क्लियर है? जी। यदि आपने जितनी बात अभी तक हुई है उतनी बात आप सुन पाएंगे तो आप इसको प्रोसेस कर पाएंगे। यदि मुझ में स्वयं के प्रति विश्वास आ गया तो मेरे संबंधों के प्रति विश्वास, ये स्वयं में विश्वास संबंध के प्रति विश्वास में फैलना शुरू हो जाएगा। यदि मुझे अपने किसी के ऊपर भी, बड़े के ऊपर या छोटे के ऊपर विश्वास है तो अपने आप संबंध उसके लिए मेरे मन में अच्छे हो अपने आप मत बताओ, प्रोसेस बताओ। अभी अपने आप से गाड़ी नहीं चलेगी। कैसे हुआ? हाँ जी, माइक लीजिए, बोलिए। माइक इधर है, पीछे, आपके पीछे, इधर उधर वाला माइक वहीं रखिए। परिचय अपना करते जाइए। हाँ। दर्शन परीख, गुजरात से आया हूँ मैं। अच्छा। स्वयं के प्रति विश्वास आता है, उसके बाद संबंध के प्रति विश्वास इसलिए आ जाता है कि मैं अपने में स्वयं में सुख की शोध करता हूँ, तो मैं अपने संबंध में भी वही प्राप्त करना चाहता हूँ, इसलिए संबंध में भी मैं विश्वास के प्राप्त कर ही लूँगा। थोड़ा सा नज़दीक आए हैं और थोड़ा सा गैप है। हाँ जी, और कोई शेयर करना चाहेगा? हाँ जी, पीछे माइक दीजिए, उधर माइक दीजिए एक। परिचय। हाँ, मैं विमलेश मानिकपुरी भाटापारा से। जब मुझे स्वयं के प्रति विश्वास हो जाएगा कि मैं वो हूँ जो भाव और विचार जो है मेरे किसी भी सुख दुख से दुखी नहीं होता, वो घटनाओं की श्रृंखला के रूप में जान लिया यदि कि ये घटनाएं जो है वो केवल मुझे सुखी दुखी नहीं कर सकती। हाँ, देखिए बिल्कुल वैसा ही है। एक सेकंड के लिए आपको रोक रहा हूँ। हमारी गाड़ी खराब हो जाए तो हम परेशान होते हैं कि नहीं होते हैं? होते हैं। एक मैकेनिक की गाड़ी परेशान हो जाएगी तो वो परेशान होता है क्या? उसको पता है कैसे ठीक होगा। तो जब हमारे पास सॉल्यूशन होता है तो वही घटना हमारे लिए अपॉर्चुनिटी हो गई, जैसा कि हमने पहले भी चर्चा किया। तो बार बार इसलिए बोलता हूँ ताकि आपके ध्यान में चला जाए कि ये कैसे कैसे क्रैक कर रहे हैं इसको। हाँ जी। हाँ, और जब हम उस संबंध में रहते हैं तो वो संबंध से जो मिलता है हमें वह भी मात्र घटनाएं होती है, उससे सुखी दुखी होने वाला मैं नहीं होगा, या वो भाव उत्पन्न होंगे जो मुझे सुखी दुखी घटनाओं से नहीं होगा। ये है। चलो, आपने एक पक्ष रखा जी। एक पक्ष अभी शेष है, उधर बाजू में माइक दें। सर, परिचय, अगर परिचय, स्वयं परिचय। के प्रति विश्वास आ परिचय, जाए। परिचय। सर, मेरा नाम मोना चौहान है, मैं रायपुर से ही हूँ। सर, जब अगर हमारे पास स्वयं के प्रति विश्वास आ जाता है तो संबंध में विश्वास इसलिए डेवलप होता है क्योंकि हमें समझ आ जाती है कि अगर सामने वाला गलत भी है तो हम उसको कैसे ठीक कर सकते हैं, उस संबंध को हम कैसे बनाए रख सकते हैं। बहुत बढ़िया। कितने लोगों तक बात पहुंची? फिर से बोलिए, फिर से बोलिए, फिर से बोलिए। हाँ। सर, जब हमें स्वयं के प्रति विश्वास आ जाता है कि मुझे खुद में कॉन्फिडेंस है कि मैं ठीक कर सकती हूँ हर चीज़, तो अगर फिर कुछ सामने हम जिनके साथ हमारे सराउंडिंग है, जो हमारे संबंध हैं, वो संबंध में अगर कुछ प्रॉब्लम आती है तो हमें समझ है कि उसे किस तरह से ठीक किया जा सकता है, उसे कैसे व्यवहार किया जाए कि उनको वो चीज़ समझा दिया जाए कि आप ऐसे करें या ये ठीक हो सकता है। ठीक है, मैं फिर से रिपीट करता हूँ, है ना, क्योंकि ये फाउंडेशन है, थोड़ा स्थिर हो जाए। स्वयं के प्रति विश्वास का 3 ही मतलब है: दूसरों की अयोग्यता से प्रभावित ना होना, दूसरों की अयोग्यता को योग्यता में बदलने की सामर्थ्य रखना, और उस प्रोसेस को पहचान पाना कि बेबी स्टेप्स कैसे गिने जाएंगे, क्योंकि एक दिन में ना मैं ठीक हुआ हूं, एक दिन में मेरे भाव और विचार ठीक होने वाले हैं, सामने वाले के एक दिन में हो जाएंगे। तो जब आप अपने भाव और विचार की उस जर्नी से गुजरेंगे, जब आपके भाव और विचार में कोई असुरक्षा, कोई फियर, कोई नेगेटिविटी को आपने कैसे हैंडल किया, तो आपके भाव और विचार आपके किसी प्रयास के कारण, आपकी किसी मेहनत के कारण अभी सकारात्मक रहते हैं, नेगेटिविटी से प्रभावित नहीं होते हैं। और वो जो सामने वाला व्यक्ति है वो क्या चाहता है? वो भी चाहता है कि मेरे भाव और विचार सुखदायी हो जाएं, और आपके साथ जी के उसको लगने लगता है कि इससे मैं कुछ सीख सकता हूँ या इसके साथ मैं बातचीत कर सकता हूँ। तो वो भी चाहता ही है कि उसके भाव और विचार भी उसके साथ सुखदायी हो जाएं,
और आपके पास इतना ही है कि आपको इंग्लिश आती है, आपको छत्तीसगढ़ी आती है, सामने वाला समझना चाहता है, आप समझा सकते हैं, तो दोनों के बीच में झगड़ा होगा कि दोनों के बीच में समझने समझाने का काम होगा? दोनों के बीच में समझने समझाने का काम होगा, शेयरिंग का काम होगा, है ना। एक समझा के खुश होता है, एक समझ के खुश होता है, दोनों के बीच में जीना होगा। बढ़िया बढ़िया। कहाँ पहुंच गए? कहाँ पहुंच गए? एक लाइन ठीक से पकड़ में आ गई कि स्वयं के प्रति विश्वास, स्वयं के प्रति विश्वास की अभिव्यक्ति संबंध के प्रति विश्वास। ऐसा ही है जैसे अपनी गाड़ी, आप अपनी गाड़ी के मैकेनिक हो, आपकी दोस्त की गाड़ी खराब हो जाती है, आप उसको भी ठीक करने के लिए तैयार हो जाते हो, दोनों के बीच में हार्मनी ही रहेगा क्योंकि आप एक दूसरे की मदद कर पाए। अब ये भी ध्यान में आया कि यदि संबंध के प्रति विश्वास है तो परिवार में समृद्धि का भाव है, तो ऐसा परिवार यदि संबंध के प्रति विश्वास होगा तो संबंध कैसा होगा? शिकायत के साथ होगा कि शिकायत मुक्त होगा? संबंध शिकायत मुक्त होगा, शिकायत मुक्त संबंध होगा और अभाव की मानसिकता से मुक्त परिवार होगा। चलो, कौन बोलेगा इस बात पे कि स्वयं में तृप्ति हो गई और संबंध की तृप्ति होने लगी तो परिवार में समृद्धि कैसे आ जाएगी? ये दोनों से वो परिवार में समृद्धि के रूप में कैसे रिफ्लेक्ट करेगा? कोई बोलेगा? स्वयं का भाव और विचार स्थिर हो गया और जिनके साथ हम जी रहे हैं उनका भी स्थिर होने लगा है। देखिए, ऐसे तो अब कई सारे परिवार देश भर में हो गए हैं जहां पूरे परिवार, हाँ जी, मोबाइल संभाल लें, म्यूचुअल रिस्पेक्ट में म्यूचुअल रिस्पेक्ट डेवलप होगा। एक मिनट, ये मोबाइल थोड़ा हैंडल हो जाए, काट दो कम से कम, देखो किसका, इसको ले जाओ। हाँ जी, मैं विचार एक दूसरे से मिलने से क्या होगा? म्यूचुअल रिस्पेक्ट, आपसे एक दूसरे को रिस्पेक्ट करेंगे, विचार मिलेगा तो उसके कारण इसमें परिवार में समृद्धि आएगी। ठीक है, मैं थोड़ा शेयर कर देता हूँ, फिर बात आगे बढ़ाते हैं। देखिए, कह ये रहे हैं कि जैसे 3 शब्द हैं, एक जिसको बोल रहे हैं गरीबी, एक बोल रहे हैं अमीरी, एक बोल रहे हैं समृद्धि। जैसे एक हम कह रहे हैं कि वस्तु की कमी और कमी का एहसास, ये दोनों एक ही बात है कि अलग अलग बात है? अलग अलग बात है। तो वस्तु की कमी नहीं है लेकिन कमी का एहसास है, ऐसा हो सकता है? वस्तु की कमी भी है, कमी का एहसास भी है। चाहते क्या हैं? न वस्तु की कमी हो न कमी का एहसास हो, चाहते तो ऐसा है। देखिए, फिर से लौट के वहीं आते हैं, ये भाव और विचार की दुनिया। तो मेरे बारे में मेरे भाव और विचार, मेरे अपनों के बारे में मेरे भाव और विचार, तमाम घटनाओं के बारे में मेरे भाव और विचार, क्योंकि मैं सोचने वाली मशीन हूं, क्योंकि मैं लगातार सोचता हूं। जो कुछ भी घटना घट रही है अस्तित्व में किसी नियम से घट रही है कि बिना नियम के घट रही है? नियम से घट रही है। यदि मैं उस नियम को पहचानता हूं तो घटना स्वीकार होगी कि नहीं होगी? स्वीकार ही होगी। तो इसका मतलब यह हुआ कि यदि मेरे को अपने भाव और विचार के प्रति कॉन्फिडेंस आ गया कि मेरे भाव और विचार हमेशा सुखदायी रहेंगे, इस बात के प्रति मेरी निश्चितता बन गई। अभी ये सुनने से बेशक आपको नहीं बन रहा है या कम बन रहा है, जैसे जैसे आगे चलेंगे ये हमारी क्लैरिटी बनने लगेगी। इसका मतलब यह हुआ कि मेरे साथ बनने लगा है तो मेरे परिवार में बनने लगा है। अब स्वयं में मेरे भाव और विचार से मेरे को तृप्ति मिलती है,
अपनों के साथ जीता हूं तो उनके साथ मुझको तृप्ति मिलती है। यदि ये बड़ी तृप्ति मिल गई तो क्या अब मैं कपड़े से और गाड़ी से सुखी होने जाऊंगा? है ना? तो भौतिक वस्तु को लेके जो मेरा आकर्षण पहले था, जो मैंने उसको सम्मान का सूचक माना था, जो पहचान का सूचक माना था, वो थोड़ा सा ढीला होने लगता है। आप किसी बड़ी उपलब्धि को पा गए हो, उन उपलब्धियों के साथ हम जीते हैं तो कुछ छोटी छोटी चीज़ें वैसे परेशान नहीं करती हैं और आप उनकी आवश्यकताओं को भी हम डिफाइन कर पाते हैं। देखो, 2 क्वेश्चन के आंसर हमारे पास इस दुनिया की जो कुछ भी नॉन एजुकेशन मेरी जानकारी में है, कहीं कम होगा तो आप बता देना, 2 क्वेश्चंस के आंसर हमारे पास नहीं है। सारी पूरे वर्ल्ड की सारी एजुकेशन एक साथ कह रहा हूँ, 2 क्वेश्चन के आंसर हमारे पास नहीं है। एक क्वेश्चन तो ये है कि अपनों के साथ, अपने मतलब फ्रेंड्स एंड फैमिली, है ना, ये सब अपने ही हैं। और जहाँ हम जॉब करते हैं वहाँ भी हम 8 घंटे बिता ही रहे हैं, तो वो भी एक लेवल पे अपने की श्रेणी में आ जाते हैं। तो हमारा घर और हमारा व्यवसाय दोनों जगह में जिन लोगों के साथ हम रोज अपना एक काफ़ी लंबा समय बिता रहे हैं और निश्चित अपेक्षाओं के साथ हैं, तो अपनों के साथ तृप्ति पूर्वक जीने की योग्यता, अपनों के साथ तृप्ति पूर्वक जीने की योग्यता, अपेक्षा है कि अभी योग्यता है? अपेक्षा है, चाहत है, योग्यता नहीं है। इसलिए बार बार झगड़े या मनमुटाव या डिफरेंसेस इस बात को ध्यान दिलाते हैं कि कोई गैप है। तो अपनों के साथ तृप्ति पूर्वक जीने की योग्यता कैसे आएगी, इसका उत्तर हमारे पास नहीं। पूरे वर्ल्ड में कहीं से भी पढ़ के आ जाओ। दूसरा, एक परिवार दूसरों से प्रभावित हुए बिना, परिवार दूसरों से प्रभावित हुए बिना अपनी भौतिक आवश्यकताओं का निर्धारण कर सके, तय कर पाए, ऐसी योग्यता हमारे पास नहीं है 10 PhD अर्थशास्त्र में करने के बाद। ठीक हो गया? अभी एक छोटी सी घटना, ये ठीक हो गया? सेकंड वाला फिर से बोल देता हूं। जैसे अभी घर कैसा बनाएं, हमारा घर कैसा होगा? बस पड़ोसी सामने से गुजरे तो गिर के बेहोश ही हो जाए। मैं गुजरात जाता हूँ ना, तो बंगड़ी वाली गाड़ी, गुजरात में वो ऑडी में वो चूड़ियाँ ना 4, तो गुजराती में उसको बंगड़ी बोलते, 4 बंगड़ी। तो गुजरात में गाड़ी है तो बस बंगड़ी वाली गाड़ी है, बाकी सब टपरा है ना, तो 4 बंगड़ी वाली गाड़ी। तो ऐसे जो कुछ भी हमने, तो एक परिवार, आपकी जो आवश्यकता आप तय करो। आपको हेलीकॉप्टर की भी ज़रूरत है, उसको भी तय करो, लेकिन ये हेलीकॉप्टर की ज़रूरत आपको जस्टिफाई होती हो तो दूसरों से प्रभावित हुए बिना एक परिवार अपनी आवश्यकताओं का, फिजिकल नीड्स का निर्धारण कर पाए और हमेशा उसमें कोई हिलना डुलना नहीं हो, ऐसी स्टेट ऑफ माइंड को पा जाए, है ना। वो अपने साहूजी भाई ढोलकिया, गुजरात में अभी पिछले दिनों, वो कुछ साल पहले एक ने वो दिवाली पे बहुत सारी कारें बांटी थी, है ना, हीरा व्यापारी साहूजी भाई ढोलकिया, उनके यहाँ 340 गाड़ियाँ। उनके यहाँ मैंने 2012 में एक 3 घंटे का वर्कशॉप किया था। तो ऐसी कोई चर्चा चल रही थी कि हम प्रभावित हो जाते हैं। तो चर्चा में मैं माइक से बोल ही रहा था, साहूजी भाई इस बाजू में खड़े ही थे, बोलते बोलते मैंने उनकी तरफ आंख हिला दिया, तो बोले माइक दो मेरे को। माइक लेके बोलते हैं,
सोम भाई वो 12 लगभग 12,000 करोड़ का 9,000 करोड़ का कुछ तो भी उनका बिजनेस है। बोलते हैं जब भी मैं भी मेरे से बड़े सेठ के साथ डील करता हूं ना तो मेरा भी अंदर से कुछ हिलता डुलता है। तो इसका मतलब है कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप 12,000 करोड़ हो गए, कि आप राष्ट्रपति हो गए, कि आप प्रधानमंत्री हो गए, ये जो अंदर कुछ है ये हिलता डुलता है। ये जो भीतर की स्टेबिलिटी है ये कोई अलग दुनिया है। अभी एक बढ़िया मतलब कोई एग्जाम्पल सामने आते रहते हैं। बद्रीनाथ में हमने अभी शिविर किया। बद्रीनाथ में शिविर किया, वो जो कैटरर था, भोजन व्यवस्था देखने वाला व्यक्ति जिसको हमने दिया था, तो वो अब कम लोग थे तो ज़्यादा कुछ इतना काम का दबाव नहीं था, तो वो भी बीच बीच में शिविर में बैठ जाता था। वो 2-4 दिन बाद वो बोलता है, फिर थोड़ी सी बातें होने लगी तो पता चला उसने MBA किया है। और बोले कोई जॉब वॉब ढंग की नहीं मिल रही थी तो किसी ने कहा कि यार ये कॉन्ट्रैक्ट है तुम ले लो, तब तक कुछ नहीं मिलता तो ये कर लो। बोले मैंने करना शुरू कर दिया। बोले एक से दूसरा कॉन्ट्रैक्ट मिल गया, दूसरे से तीसरा मिल गया, आज तक मिलते ही जा रहा है। अब मैं थक गया हूं, मैं कब रुकूं, कहाँ रुकूं। मेरठ से लेके और बद्रीनाथ तक उसके पास कई सारे कॉन्ट्रैक्ट, खाने के जो भी कुछ चलता होगा उसके पास बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट थे। वो कहता कि मेरी परेशानी ये है कि मैं कहाँ रुकूं, मैं तय नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि आखिर दौड़ना तो मुझको पड़ता है। कि जहाँ भी आदमी ने काम लिया महीने में 1 चक्कर तो मार के आएगा। तो मेरे को बोले मेरी दौड़ इतनी ज़्यादा हो गई तो मेरी फैमिली का पता नहीं चल रहा है, और मैं क्यों दौड़ रहा हूँ और कितना दौड़ना है मैं तय नहीं कर पा रहा हूँ। अब ये क्वेश्चन उस आदमी का था जिसके साथ कोई ज़्यादा बातचीत नहीं हुई है, जो उसको हम मान रहे हैं कि नहीं भाई चलो कैटरर तो कैटरर ही होता है, वगैरह वगैरह वगैरह। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक परिवार अर्थशास्त्र में 10 PhD करने के बाद भी ऐसी कोई योग्यता हमारी विकसित नहीं होती कि हमारा परिवार दूसरों से प्रभावित हुए बिना अपनी भौतिक आवश्यकताओं का निर्धारण कर पाए। क्या लगता है? अभी एक और नई प्रॉब्लम देखिए, अभी ये जो अभी गुजरात में शिविर किया था विसनगर में, वहाँ एक नए झटके। और ये क्या है कि एक समय ऐसा चल रहा है जब बहुत सारा ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है। तो वहाँ हम जो वर्कशॉप कर रहे थे, हम एक वर्कशॉप कर रहे हैं व्यवसाय का मानवीयकरण। अभी तो हम शिक्षा के व्यवसायीकरण से दुखी हैं, हम कर रहे हैं व्यवसाय का मानवीयकरण। तो एक कंपनी ऐसी चली जाए, अभी कंपनी का मतलब है कि जिसकी सैलरी ज़्यादा, जिसका टर्नओवर ज़्यादा, उसको हम बड़ी कंपनी, अच्छी कंपनी मान रहे हैं। हमने कहा जब सैलरी का मतलब तनख्वाह, तो भैया आप तनख्वाह की बात तो कर रहे हो, मनख्वाह की बात कब करोगे? समझ में आया? नहीं आया। तनख्वाह मतलब अरे तनख्वाह मतलब तन को खिलाने का जुगाड़, तन को जिंदा रखने का जुगाड़। तो तन को तो खिला दिया, तनख्वाह मतलब तन को खिलाने का जुगाड़। मनख्वाह का क्या होगा? ये मन तो खाली है ना। नेल्को टाटा मेरी पहली कंपनी थी, तो जब मैं जॉब करने लगा, जो पहली बार नौकरी किया, तो एक तो पता चला नौकरी क्या होती है, उसके बाद ये भी पता चला कि यार मेरी कंपनी से, मेरी मेहनत से, या मैं भी उसमें शामिल हूँ, उससे कंपनी जो पैसा कमाती है उस पर तो मेरा कोई अधिकार है नहीं। मेरा वजूद तो एक टूल के जैसा है। लंबी कहानी में नहीं जाऊँगा, लेकिन एक 22 साल का, 25 साल का युवा एक कंपनी को अपनी ज़िंदगी का प्राइम टाइम देता है, और 8 घंटे की नौकरी और 3 घंटे दिल्ली में रहो तो 3 घंटे आना जाना, 11 घंटे के बाद कौन सा उसके पास टाइम बचेगा कि उसकी फैमिली लाइफ, उसकी स्पिरिचुअल लाइफ, उसकी सोशल लाइफ के लिए कोई समय उसके पास बचेगा? अब हमारे पास क्या ऑप्शन है? यदि मैं परिवार की ज़रूरतों के लिए काम करता हूँ तो मेरी सोशल स्पिरिचुअल लाइफ का कोई मीनिंग नहीं है। यदि मैं सोशल और स्पिरिचुअल लाइफ के लिए जाता हूँ तो मेरा घर कैसे चलेगा? अभी हमारे पास 2 ही ऑप्शन है, या तो ग्रस्त हो जाओ, नहीं तो साधु हो जाओ। साधु हो जाओ तो ग्रस्त छोड़ना पड़ेगा, ग्रस्त में रहोगे तो ज्ञान छोड़ना पड़ेगा। तो बच्चे पैदा करने की फैक्ट्री अलग है, ज्ञान देने की फैक्ट्री अलग है। समझ में आया? एक गृहस्थ के बच्चे को ज्ञान कौन देगा? कोई साधु, कोई महात्मा जिन्होंने शादी नहीं की है।
तो ये हमारी एक कम्युनिटी है जो पैसा कमाएगी, बच्चे पैदा करेगी, एक दूसरी कम्युनिटी है जो ज्ञान देने का काम करेगी। किसी समय में इसकी कोई प्रासंगिकता रही होगी। आज की डेट में क्या सम्मानजनक है, माँ बाप अपने बच्चे के गुरु हों कि नहीं हों, इससे कम में माँ बाप को भी तृप्ति कैसे मिलेगी यदि वो अपने बच्चों के मार्गदर्शक, अपने बच्चों के उनको जिंदगी में दिशा दिखाने वाले साबित नहीं होंगे, तो इससे कम में माँ बाप का भी सम्मान बच्चों की नज़रों में पूरा नहीं हो पाएगा। तो दोस्तों, एक कंपनी अपने यहाँ काम करने वाले लोगों की समाज को टोटलिटी में ओन करे तो कंपनी के सक्सेस के पैरामीटर्स को बदलना होगा। तो कंपनी का सक्सेस का पहला मीटर है ऑर्गेनाइजेशनल हैप्पीनेस इंडेक्स। 10 साल पहले जब मैं कंपनी में आया था तो मेरे भाव और विचार की स्थिति कैसी थी, आज मेरे भाव और विचार की स्थिति कैसी है। 10 साल में मेरी अभी के पर्सनल ग्रोथ को क्या मानते हैं? सैलरी कितनी बड़ी है? पर्सनल ग्रोथ का मतलब है कि एज ए पर्सन आप कितने बेहतर हुए हो, जिंदगी को लेके आपका दृष्टिकोण, आपके भीतर का खुशी, आपका कॉन्फिडेंस लेवल है ना, आपके भाव और विचार की स्थिति कैसी हुई है। तो यदि मेरी वो बेहतर हुई है तो मुझको लगता है कि कंपनी के साथ मैंने ठीक समय लगाया। और जब मैं एक व्यक्ति के रूप में कंपनी में काम करता हूं तो मैं एक व्यक्ति काम करता हूं कि मेरे पीछे मेरा परिवार खड़ा है और मेरा परिवार रात और दिन मेरा ख्याल रखता है। मैं घर में जाता हूं, खाना खा के सो जाता हूं, सुबह टंकी खाली करी, टंकी भरी, दोबारा फैक्ट्री के लिए, कंपनी के लिए वापस आ जाता हूं। तो मैं कंपनी को अपना प्राइम टाइम दे पा रहा हूं। किसके कारण? किसके कारण? मेरे परिवार के कारण। तो मैं अकेला मानव नहीं हूं, इसलिए मानव कभी मानव नहीं होता है, वो परिवार मानव होता है। परिवार मानव का मतलब है वो अपनी फैमिली को रिप्रेजेंट करता है। यदि मैं कहीं मेरा पूरा समय लगा रहा हूं तो मेरी फैमिली को खाना पीना तो मिल गया, लेकिन मेरी फैमिली का है ना मानसिक और भावनात्मक विकास का क्या होगा? तो CSR फंड के नाम पे कंपनी अपने एम्प्लॉयज़ की फैमिली का मानसिक और भावनात्मक विकास को भी कैटर करेगी। ये भी कंपनी की जिम्मेदारी है। कैसा रहेगा? और कंपनी परिवार नहीं है, वो फ्रेंड्स एंड फैमिली का समूह है। तो फ्रेंड्स एंड फैमिली भी उसमें शामिल हो गए। तो एक कंपनी कोई प्रोडक्ट बनाते हुए समाज में प्रोडक्ट के रूप में समाज की सेवा करते हुए अपने कंपनी के लोगों की, उनके परिवारों की और उनके फ्रेंड्स की, फैमिली के साथ मिलके उनके मानसिक और भावनात्मक विकास के अर्थ में भी काम करेगी। तो यहाँ एक कंपनी अपने आप में एक जीवंत समाज की नोडल एजेंसी हो गई, जो बेसिकली इस धरती को, इस समाज को एक बेहतर जिंदगी दे पाने के लिए काम करती है। ताली भी नहीं बजा सकते हो? इसका मतलब है समझ में नहीं आया। समझ में आया होता तो बजाई होती। कैसा लग रहा है बात? ठीक लग रही कि नहीं लग रही? प्रैक्टिसेबल लग रही कि नहीं? उसी शिविर में एक फर्नेस कंपनी अहमदाबाद की 250 करोड़ का टर्नओवर, वो कहता है कि हम भी अपनी कंपनी ऐसे ही चलाएंगे। बहुत लोग हैं जो अपनी कंपनी के एम्प्लॉयज़ के लिए, वेलफेयर के लिए बहुत सारा फाइनेंशियली कुछ करते हैं, लेकिन मेंटली भी कुछ किया जा सकता है, इसकी बहुत क्लैरिटी नहीं है। लोग करना चाहते हैं, सभी नहीं होंगे लेकिन बहुत लोग करना चाहते हैं। तो उसने लेकिन अपनी दूसरी समस्या बताई। उसने कहा कि हमने जीरो से शुरू किया, इतना बड़ा बिजनेस, पूरी ज़िंदगी हमने मेहनत किया, खड़ा किया। आज हमारे बच्चे कहते हैं हमको तो कनाडा में सेटल होना है, अमेरिका में सेटल होना है। तो बोले फिर हमने किसके लिए बनाया इतना बिजनेस? उसको कहता है मेरे को तुम्हारा बिजनेस भी नहीं चाहिए, तुम्हारा पैसा भी नहीं चाहिए। अब माँ बाप के लिए धक्के जैसा है, मैं क्या करूँगा इस बिजनेस का, मैं क्यों 12 घंटे काम करता हूँ? तो इसका मतलब है, और वो फॉरेन जाने का जो भी कोई आपका आकर्षण है, यदि कोई जेन्युइन आकर्षण है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन यदि मात्र एक आकर्षण जो सामान्य चलन में होता है, जो वहाँ जाके ठंडा हो जाता है बहुत लोगों का, तो मैं कहना चाहता हूँ कि वो उस पूरे कॉन्सेप्ट में जब आदमी स्वयं के प्रति विश्वास के साथ आता है तो वो जो अनावश्यक बाहरी वातावरण से जो अनावश्यक प्रभावित होता है उससे भी मुक्त होता है। तो सही अर्थों में एक परिवार की ताकत वो है, कोई भी चीज़ परिवार में एक दिन में नहीं बन रही है, वो पीढ़ी दर पीढ़ी उसकी क्वालिटी बदलती है। जो पीढ़ी दर पीढ़ी फैमिली बिजनेस हैं
वो पीढ़ी दर पीढ़ी उसमें कंट्रीब्यूट करते हैं और कोई चीज़ धीरे धीरे ग्रो करती है, तो मैं सोचता हूँ कि परिवार अपने आप में एक इंस्टीट्यूशन है, परिवार अपने आप में एक बड़ी ताकत है, परिवार वो जगह है जिसका कोई विकल्प नहीं है। लेकिन परिवार की हमारी क्लैरिटी नहीं होगी तो अब तो हम, है ना, शादी ही हमारी नहीं हो रही है तो परिवार तो अब बहुत दूर, हम परिवार विहीन समाज की ओर बढ़ रहे हैं। जैसा कि मैंने सुबह कहा ही कि अमेरिका में 2018 का डाटा है कि 40% बच्चे विदाउट मैरिज पैदा हुए हैं। कल ये 100% होंगे। हमारा कॉन्फिडेंस ही खत्म हो जाएगा यदि उस क्लैरिटी को हम नहीं पा सके। तो सुबह मैंने उस लड़की के आंसर में ये कहा कि जिंदगी का पर्पस और शादी कोई एक ही चीज है। शादी तो पर्पस से होती है। एक बार पर्पस से शादी हो गई, फिर हमने शादी किया वो भी सफल है, किसी कारण से नहीं भी किया वो भी सफल है। पर्पस नहीं मिला तो करोगे या तो भी असफल हैं, और नहीं करोगे तो भी जिंदगी में खालीपन है। उपलब्धि क्या हो गई? उपलब्धि यह हो गई कि मात्र पिछले 50 साल में ऐसा एक बड़ा वर्ग समाज में पैदा हो गया जिसने 30 साल में गाड़ी, शादी, है ना, फॉरेन, इंडिया, पैसा, घूमना फिरना 30 साल में निपटा के बैठा है, 35 साल में निपटा के बैठा है। कितने प्रतिशत लोग अब आपके आसपास में ये चर्चा में आने लगे हैं, यार 40 तक कमाऊंगा उसके बाद मैं कुछ अपना सोचूंगा? ये सोच अपने आजू बाजू कहीं दिखती है कि नहीं दिखती? कितने लोग ऐसे हैं कि जो बोल रहे हैं कि यार 9 से 5 काम नहीं करूंगा, मैं कोई फ्रीलांसिंग काम करूंगा और मेरी इंटरेस्ट और मेरे शौक को परसू करूंगा? हमारे कितने मित्र ऐसे हैं जो, अच्छा कितने लोग ऐसे हैं जो वर्क फ्रॉम होम और तमाम ऑप्शंस को तलाश रहे हैं ताकि जॉब के साथ साथ अपनी ज़िंदगी भी परसू कर सके? तो इसका मतलब है हमको एक होलसम ज़िंदगी की ज़रूरत है ना। ये इस निष्कर्ष पे हम आ गए हैं कि यार खाना पीने से केवल ज़िंदगी नहीं चलेगी, खाना पीना ज़िंदगी का पार्ट है, लेकिन ज़िंदगी कुछ और भी है, उसको भी देखने की ज़रूरत है। तो कहाँ पहुँचे? कहाँ पहुँचे? कैसा लगा ये व्यवसाय का मानवीयकरण? कैसा भी तो आपको उम्मीद ही नहीं लग नहीं रहा है कि ऐसा कुछ काम हो सकता है ना। बड़ी आशा की किरण दिख रही हैं, जितनी हमारी सामर्थ्य है उससे बड़ी संभावनाएं दिख रही हैं, है ना। अब तो आवश्यकता इस बात की है कि हाँ कैसे ये मल्टीप्लाई होगा। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि फिर गरीबी की डेफिनेशन क्या हुआ? गरीबी का डेफिनेशन हुआ साधन विहीन, दुखी और दरिद्र। साधन की कमी भी है, कमी का एहसास भी है, इसका नाम गरीब है। एक्सक्यूज मी सर, मेरा एक क्वेश्चन स्टार्टिंग से थोड़ा स्वयं के प्रति विश्वास, जो मेन टॉपिक था हमारा, तो मैं स्वयं के प्रति विश्वास कैसे आएगा? विश्वास क्या है, पहला क्वेश्चन है मेरा। और दूसरा चीज़ है स्वयं के प्रति विश्वास कैसे आएगा? अब लगा थोड़ी वार्मिंग अप हो रही। देखिए, अब पहले ये देखिए कि विश्वास मेरा कब गायब होता है। आप ही बताइए, कब कब आपको ऐसा लगता है कि मेरे अंदर विश्वास गायब हो रहा है या कम पड़ रहा है? कब कब ऐसा लगता है? जब आसपास की चीज़ें मुझे प्रभावित करती है। जब आसपास की चीज़ें मुझको प्रभावित करती हैं, नेगेटिवली प्रभावित करती हैं। और कब होता है? जब मैं कोई परिस्थिति को हैंडल नहीं कर पाती, मुझे उसका सॉल्यूशन नहीं मिलता कि मुझे ये कैसे करना है। हाँ, कोई परिस्थिति को मैं हैंडल नहीं कर पाती हूँ तब लगता है। या मैं कोई बात को समझा नहीं पाती हूँ, जी जी, तब लगता है। या मैं कोई बात को समझ नहीं पाती हूँ, तब लगता है। ठीक हो गया जी। तो ये तमाम परिस्थितियां हैं जिसमें मेरे को अपने भीतर से ये फील होता है कि मेरे भीतर कोई चीज वॉइड है, कोई चीज का खालीपन है ना, कुछ कम हो गया है जो मेरे को अच्छा नहीं लगता है। तो मेरे को ये फील होता है कि अच्छा, इसको विश्वास की कमी कह रहे हैं। तो क्या बोल रहे हैं? जिंदगी चाहत से चलती है कि योग्यता से चलती है? योग्यता से। योग्यता से चलती है। अभी हमारे पास चाहत है कि योग्यता है? चाहत है। मेरे विचार हमेशा अच्छे बने रहें, लेकिन कुछ ना कुछ होता ही है, कोई भूतकाल की पीड़ा। हम कितना भी पॉजिटिव सोचे पर कहीं नेगेटिव तो होना है। बी पॉजिटिव जी। तमाम मोटिवेशन का वीडियो देख लिया, तमाम कुछ और भी पढ़ लिया, फिर जिंदगी में परिस्थिति आती है तो फिर नेगेटिव हो जाते हैं। इसका मतलब चाहत योग्यता नहीं बनी है, प्रैक्टिकली हैंडल नहीं हो रहा है मामला। तो जब तक प्रैक्टिकली हैंडल नहीं होने लगे
फिर मुझको लगता है कि एक दिन मुझको भीड़ को देख के घबराहट होती थी, आज मैं कोई भी भीड़ में से गाड़ी निकाल लेता हूँ। तो मेरे को ड्राइविंग के लिए कॉन्फिडेंस आ गया। ड्राइविंग के लिए कॉन्फिडेंस आ गया है, जिंदगी के लिए कॉन्फिडेंस नहीं आया। तो जिंदगी क्या चीज है, जिंदगी से मैं क्या अपेक्षा करूं, वो अपेक्षा पूरा होने का कोई तरीका होगा, उसकी क्लैरिटी मेरी नहीं है। ऐसे बच्चा रहता है ना, वो पुलिस वाले को देखता है तो बोलता है मेरे को पुलिस बनना है, वो किसी और को देख लेता है तो मेरे को ऐसा बनना है। तो हमारी भी कुछ स्थिति ऐसी है। अच्छा ब्रेक हुआ ना, सॉरी। तो इसका मतलब ये हुआ एक ही बात, सभी देखिए एक बहुत बढ़िया बात कहना चाह रहा हूं ताकि क्लैरिटी बन जाए। देखिए मेरे को लगता है कि किचन हमारे पास बढ़िया एग्जाम्पल है, तमाम बहनें यहाँ बैठी हैं। एक बहन को किसी भी घर में चली जाए, उसको 5 मिनट लगेंगे ये देखने में कौन सी चीज़ कहाँ रखी है, और बढ़िया खाना तैयार करने में आपको कोई देर नहीं लगेगी। खाना तैयार करना विचार पूर्वक होता है कि बिना विचार के होता है? विचार पूर्वक। विचार पूर्वक होता है। और यदि मैं ही उस खाने को बनाऊंगा तो कैसा बनेगा? नहीं बनाऊं वही ठीक है ना? तो इसका मतलब है कि यदि मुझको खाना बनाना नहीं आता है तो खाना बनाने के बारे में मेरा विचार चलता ही नहीं है, और चलेगा तो कुछ उटपटांग करेगा। कब मिर्ची डालना है, कब जीरा डालना है, कितना डालना है, पानी कितना, कब उबालना है, कितनी सीटी देनी है, मेरे को नहीं पता है। तो ये कब कब क्या करना है, ये विचार पूर्वक हो रहा है कि बिना विचार के हो रहा है? विचार पूर्वक हो रहा है। तो खाना बनाने के बारे आपके विचार की निश्चितता है कि अनिश्चितता है? निश्चितता है। निश्चितता। और मेरे भीतर ये भाव और विचार कैसे चलेगा, इसकी निश्चितता है कि अनिश्चितता है? इसकी अनिश्चितता है। तो इसका मतलब है कि जिस मामले में मेरे पास एक क्लियर ब्लूप्रिंट मिल गया, उस मामले में मेरे भाव और विचार बिल्कुल स्पष्ट हैं, निश्चित हैं, उस बारे में कंफ्यूजन नहीं है। लेकिन मेरी खुद की जिंदगी को लेके और मेरे संबंधों को लेके मेरे विचारों में वो स्पष्टता नहीं है जो खाना बनाने के बारे है जी। इसका मतलब ये हुआ, जिस तरह से खाना बनाने की रेसिपी परंपरा में उपलब्ध है, ऐसे ही संबंध में जीने की रेसिपी परंपरा में उपलब्ध नहीं है। इसीलिए एक भी घर में कोई भी संबंध सुखदायी नहीं मिलेगा 100%, कहीं कम कहीं ज्यादा। इसका एक मतलब हुआ कि अभी तक की यात्रा में हमने फिजिकल चीजों को पहचान लिया, तो फिजिकल चीजों के बारे में हमारे भाव और विचार में निश्चितता है, वहां हमारा कॉन्फिडेंस आ गया है। लेकिन मानव की हमारी समझ नहीं बनी है, इसलिए दूसरे मानव के साथ संबंध के बारे में समझ नहीं बनी है, इसलिए इस मामले में भाव और विचार की निश्चितता नहीं आई। बढ़िया, मैं कह पाया? जी जी। कह पाया तो चाय पी लो। हाँ जी, फिर से एक बार कहना चाहता हूं, शुरू का 1.5 दिन एक तरह से किसी दर्शन को सुनने के लिए हमारा माइंडसेट तैयार हो जाए, और जो कुछ भी हम कह रहे हैं उसका वेवलेंथ हमारा मैच कर जाए, तो थोड़ा सा आपकी तरफ से प्रयास लगेगा, और अगले 1.5 दिन में हम बिल्कुल उड़ान भरना शुरू कर देंगे। तो सुबह से लेके हमने क्या शुरू किया, एक एक स्टेप करके हम कैसे आगे बढ़ रहे हैं, इसको अपने में बनाए रखिए। जो लिखना चाहते हैं वो लिखते रहिए, है ना, अपने में स्थिर करते रहिए, और धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे। कहाँ से शुरू किया था और अभी कहाँ तक पहुँचे, उसका सीक्वेंस आप देख पा रहे हैं कि नहीं, है ना? उसको बनाए रखिए। अभी ब्रेक करते हैं, टाइम हुआ है 4:45, 20 मिनट बाद फिर मिलेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।